हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द IMB एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 2 है सॉल्यूशन। उसके नीट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन 1988 से लेकर नीट 2022 तक के क्वेश्चन जो है वो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम क्लास 11th भी करवा चुके हैं, क्लास 12th की ऑर्गेनिक भी हो चुकी है, इससे पहले वाले चैप्टर भी हो चुके हैं। अगर आपने वो सभी चैप्टर भी देखने हैं तो आप चैनल पर आई बटन में प्लेलिस्ट का लिंक चेक कर सकते हो, या फिर आप जो है वो वीडियो सेक्शन भी चेक कर सकते हो। सेम थंबनेल पे आपको अलग अलग चैप्टर्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता रहूँगा क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ में कि अगर वो क्वेश्चन आया हुआ है तो उसका सॉल्यूशन NCERT में, जो हमारी NCERT है उसमें कहाँ पर मेंशन है, किस पेज नंबर पे, ये रीसेंट NCERT से मैं आपको साथ के साथ बताता रहूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर के अंदर लगभग 66 क्वेश्चन है, जो कि सभी क्वेश्चन हम सिंगल वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, यानी इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, वेट परसेंटेज या फिर मोलेलिटी। नीट 2017 का क्वेश्चन है। अब मैं आपको बता दूं NCERT का पेज नंबर 39, कौन सा पेज नंबर, NCERT पे पेज नंबर 39, जहां पर 2.3 एग्जाम्पल दिया हुआ है। उसके बिल्कुल ऊपर अगर आप पूरा पैराग्राफ रीड करोगे तो वहां पे साफ साफ मेंशन किया गया है कि जो मोलरिटी होती है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर जो है वो फंक्शन है वॉल्यूम का, यानी अगर कहीं पे वॉल्यूम आएगी तो वो फंक्शन जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, जबकि आपका मास जो होता है कभी भी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। तो मोल फ्रैक्शन के अंदर क्या आता है, आपका मोल्स आते हैं, यानी वेट आता है, मास आता है, तो वो जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। वेट परसेंटेज के अंदर भी वेट आए वो नहीं करेगा। मोलेलिटी के अंदर भी आपका मास आता है, वॉल्यूम नहीं आती है। बट मोलेरिटी में क्या आती है, वॉल्यूम आती है, और वॉल्यूम किस पे डिपेंड करेगी, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। NCERT पेज नंबर 39 पे डायरेक्टली मेंशन किया हुआ है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, मोलेरिटी। मोलेरिटी इज डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट नंबर 2 देखते हैं। व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट इन ए 1 मोलेलिटी। स्मॉल m जाएगा वहां पे मोलेलिटी आता है, कैपिटल m आता है वहां पे मोलेरिटी आता है। एक्वस सॉल्यूशन दिया है, और यहां पर ये 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, 2011 और 2015 में भी। क्लियर है? ओके, अब देखिए हमसे क्या पूछा गया, मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन कहां पे दिया है, NCERT के पेज नंबर 37 पे दिया है। अगर किसी का भी मोल फ्रैक्शन निकालना होता है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए जिसका भी निकालना है अपॉन में टोटल नंबर, यानी Na प्लस NB कर देते हैं, तो वो क्या निकल कर आ जाता है, मोल फ्रैक्शन निकल कर आ जाता है। अब यहाँ पर तो कुछ भी नहीं दिया है, देखिए यहाँ पर बहुत कुछ दिया है। व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट इन ए 1 मोलेलिटी एक्वस सॉल्यूशन। अब देखिए, अगर सोल्यूट कुछ नहीं दिया तो नंबर ऑफ मोल्स हम इसकी कितने मानेंगे, 1 मानेंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने मानेंगे, 1 मानेंगे। बट यहाँ पे ये जो NB है, NB का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे और जो है उसके साथ में उसके मोल्स निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हमारे सामने एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, H2O हो गया। अब H2O के अंदर जो है वो हमें मोलिकुलर मास पता है। अब हमें मोल भी पता होना चाहिए। चैप्टर नंबर फर्स्ट, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जहाँ पे स्टार्ट होता है क्लास 11th का, वहाँ पे हम मोल्स निकालना ही देखते हैं। तो मोल्स क्या होता है, वेट अपॉन में मोलिकुलर वेट। क्या होता है, वेट अपॉन में मोलिकुलर वेट। अब हमें अगर वेट दिया हो तो हम H2O का मोलिकुलर वेट तो कितना होता है, 18, वो निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम इसका सिंपल देखिए, वेट किस टाइप से दिया हुआ है, वेट इनडायरेक्टली दिया हुआ है हमें 1 मोलेलिटी में। 1 मोलेलिटी, मोलेलिटी क्या होती है, NCERT के पेज नंबर 38 पर मेंशन है। मोलेलिटी क्या होती है, मोलेलिटी होती है मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में, यहाँ पर क्या होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। अगर ये मोलेलिटी 1 है, इसका मतलब यहाँ पर ये 1 अपॉन में 1 है, तभी तो ये 1 आया। और किलोग्राम का है, इसका मतलब ग्राम में लेंगे तो ये 1000 ग्राम हो गया। क्लियर है? तो इनडायरेक्टली एक्वस सॉल्यूशन का हमें वेट दिया, यानी वो 1000 ग्राम है, 1 किलोग्राम है, तो वेट हो गया 1000 और मोलिकुलर वेट हो गया 18। तो ये मोल निकल कर आएगा, किसका निकल कर आएगा, ये मोल निकल कर आएगा हमारा वाटर का। क्लियर है? तो अब सोल्यूट में हमारे पास में मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो Na अपॉन में Na प्लस NB। तो ये Na तो हमें लेना है 1 अपॉन में 1
प्लस में ये जो मोल्स है हम जो वाटर के निकाल रहे हैं वहाँ पे 100 जो है वो टोटल वेट दिया है, क्यों, क्योंकि मोलिलिटी दिया है। अपॉन में मोलिकुलर वेट 18 लगाएंगे तो इसको जब सोल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 1 अपॉन में 56.5, और इसको जब हम करेंगे तो ये हमारे पास में आएगा 0.0, तो ये आएगा 0.017, ये वाला निकल कर आएगा आंसर। आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। थोड़ी सी कैलकुलेशन लॉन्ग है बट फिजिकल केमिस्ट्री है तो आप मान सकते हो कि वहाँ पे कैलकुलेशन ही ज़्यादा आएगी। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमसे क्या पूछा गया, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन शुड बी यूज टू प्रिपेयर 250 मिलीलीटर ऑफ 2m। अब देखो कैपिटल M आया, इसका मतलब यहाँ पे मोलरिटी आई है। HNO3 द कंसंट्रेशन एसिड इज 70% HNO3। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, मोल्स ऑफ HNO3। यहाँ पर टोटल हम क्या निकालेंगे, मोल्स निकालेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए मोल्स निकालेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोलरिटी की। मोलरिटी में क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में क्या होता है, टोटल सॉल्यूशन इन किलोग्राम, सो इन लीटर, सॉरी यहाँ पे मोलरिटी है, मोलरिटी नहीं है तो लीटर में। अब 250 को सबसे पहले लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 0.25 हो जाएगा, हाँ ये ना। अब यहाँ पर देखिए और मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालना है तो यहाँ पे मोलरिटी तो दी है 2m, ये तो 2 दी है, और मोल्स हमें निकालना है HNO3 का। सबसे पहले HNO3 का मोल्स ही तो निकालेंगे, और फिर सॉल्यूशन हमें दिया है कितना लीटर है, 0.25 लीटर है। तो मोल्स निकालने हैं तो क्या करेंगे, 2 इंटू 250 अपॉन में 1000 कर देंगे तो ये निकल कर आएगा 0.5 मोल। हमने यहाँ पर ये जो दो चीज़ें दी है इससे हमने HNO3 के क्या निकाली है, मोल्स निकाली है टोटल। ये चीज़ क्लियर हो गई। ओके, अब हमारे पास में जो है वो मोल्स निकल चुके हैं। अब जब मोल्स निकल चुके हैं तो अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन शुड बी यूज्ड। हमें टोटल बताना है कि कितना ग्राम हम नाइट्रिक सॉल्यूशन लेंगे, कितना ग्राम नाइट्रिक एसिड लेंगे टू यूज प्रिपेयर 250 मिलीलीटर ऑफ 2 मोल HNO3। तो यहाँ पर हमारे पास में मोलरिटी दी थी, मोलरिटी से हमने मोल्स निकाल लिए, कितने मोल्स होंगे। अब मोल्स अगर हमने निकाल लिए हैं तो वेट अपॉन में मोलिकुलर वेट, क्लियर है, वेट अपॉन में मोलिकुलर वेट। अब मोल्स हमने निकाल लिए हैं, ये मोल्स हमारे पास में 0.25, वेट हमें निकालना है, मोल्स इन मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब वेट अपॉन में मोलिकुलर वेट, सॉरी, तो वेट निकालना है तो मोलिकुलर वेट कितना हो गया HNO3 का, HNO3 का मोलिकुलर वेट हो गया 63, तो ये 0.5 इंटू 63 कर देंगे तो ये पास में आ जाएगा हमारा 31.5 ग्राम। अब ये 31.5 ग्राम किसके लिए है, ये है 100% सॉल्यूशन के लिए। किसके लिए है, 100% सॉल्यूशन। अगर 100% सॉल्यूशन होगा तो हमें जो है वो इतना लगेगा, बट यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या बोला इन्होंने, यहाँ पर बोला 70% कंसंट्रेटेड है। कितना है, 70% कंसंट्रेटेड है केवल। इसका मतलब अगर कंसंट्रेटेड कम है तो हमें ज़्यादा लगेगी, मतलब 31.5 से ज़्यादा लगेगा तभी तो वो 70% आ गया। तो अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अब हमें निकालना पड़ेगा परसेंटेज वेट बाय वेट। क्यों, क्योंकि ये 70% दिया है। परसेंटेज वेट बाय वेट जो है वो NCERT में पेज नंबर 36 पर दिया है, क्लियर है। अब परसेंटेज वेट बाय वेट निकालना होता है तो उसमें क्या करते हैं, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन और इनटू 100 करते हैं, क्लियर है। अब देखो परसेंटेज वेट बाय वेट कितना है हमारा, 70% है। अब मास ऑफ सोल्यूट कितना निकाला हमने, 31.5। अब मास ऑफ सॉल्यूशन हमें पता नहीं है, x है, इनटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। अब x को इधर ले जाइए और इसको सोल्व कर लीजिए, ये लगभग आएगा 45 ग्राम। ये कितना आएगा, 45 ग्राम आएगा। तो 45 ग्राम कंसंट्रेटेड HNO3 हमें मिलेगा। क्लियर हो गया, तो आंसर आ गया ऑप्शन थर्ड का। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो है वो फोर्थ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन बी यूज्ड एज एंटी फ्रीज इन ऑटोमोबाइल रेडिएटर। यानी जो ऑटोमोबाइल रेडिएटर होते हैं वहां पे किसको हम एंटी फ्रीज की तरह यूज करते हैं। NCERT का पेज नंबर 37 डायरेक्टली मेंशन है। क्या मेंशन है, वहां पर इथाइल जो ग्लाइकोल होता है उसको मेंशन करते हैं, इथाइल एल्कोहल को नहीं, इथाइलिन ग्लाइकोल को, इथाइलिन ग्लाइकोल को मेंशन करते हैं, फिनोल को नहीं, अल्कोहल को नहीं, ग्लाइकोल को करते हैं। तो इथाइलिन ग्लाइकोल कंप्लीट नाम आएगा। 35% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज लेते हैं हम और उसको हम यूज करते हैं। साफ साफ NCERT पेज नंबर 37 पे मेंशन है, तो आ जाएगा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो है वो फिफ्थ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या बोला गया, concentrated aqueous sulfuric acid 98% H2SO4 by mass and has a density 1.80 ग्राम मिली
पर लीटर। वॉल्यूम ऑफ एसिड रिक्वायर्ड टू मेक 1 लीटर ऑफ 0.1 m कैपिटल में दिया, मतलब मोलरिटी दी है H2SO4 सॉल्यूशन इज। क्वेश्चन समझिए। सबसे पहले इन्होंने बोला है कि सल्फ्यूरिक एसिड है 98% जो है वो कंसंट्रेटेड है, क्लियर है, बाय मास, उसकी डेंसिटी है 1.8 ग्राम। अब वॉल्यूम ऑफ एसिड रिक्वायर्ड, कितनी वॉल्यूम हम एसिड की ले कि वहां पर 1 लीटर जो 1 मोल H2SO4 सॉल्यूशन है वहां पर उसको हम इक्वल कर पाए। तो यहां पर देखिए क्या करना पड़ेगा हमें, यहां पर जो है एक तो मोलरिटी दे दी है और एक वॉल्यूम दे दी है, और सेकंड की क्या दी है हमें, सेकंड की डेंसिटी दी है, क्लियर है, सेकंड की डेंसिटी दी है, और हमसे पूछा क्या है कि वहां पे कितना रिक्वायरमेंट होगा और उसका कंसंट्रेटेड दिया है। मतलब हम मोलरिटी निकाल लेंगे, वॉल्यूम निकाल लेंगे, फिर इसको इक्वल कर लेंगे, यानी M1V1 इज इक्वल टू M2V2 वाला फॉर्मूला लगेगा। इस टाइप के फॉर्मूले यहाँ पे हैं, यानी ये मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू वॉल्यूम अपॉन में 2, क्योंकि देखिए इस H2SO4 की मोलरिटी दे दी है, ये कितनी है 0.1, और वॉल्यूम दे दिए लीटर में, कितनी है ये 1 लीटर है, क्लियर हो गया। इसको हम किस में कर लेंगे, मिलीलीटर में कर लेंगे। और फिर हम इसकी अगर मोलरिटी निकाल लें, ये जो 98% H2SO4 और डेंसिटी दी है, इसकी मोलरिटी निकाल ले, तो फिर ये V1 निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसको इधर से डिवाइड कर देंगे M1 इंटू, और यहाँ पे इसको डिवाइड कर देंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा, क्लियर हो गया, ओके। अब देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे दिया 98% H2SO4, 98% H2SO4 का मतलब समझते हो आप, यानी 98 ग्राम H2SO4 किसमें, 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर, 100 ग्राम अगर टोटल सॉल्यूशन है उसमें से 98 ग्राम H2SO4 है। 98% H2SO4 कंसेंट्रेटेड का मतलब तो यही हो गया कि उसमें 98 ग्राम जो वो H2SO4 है और 100 ग्राम जो टोटल सॉल्यूशन है, क्लियर हो गया। तो इस टाइप से हमें क्या निकल के आ गया कि यहाँ पर हमारे सामने जो है वो वेट दिया वो 98 ग्राम दिया हुआ है। यहाँ से क्लियर हो गया, ओके। अब देखिए हमें मोलरिटी निकालनी होती है, मोलरिटी, मोलरिटी में क्या होता है, मोल्स अपॉन में वेट ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यही तो करते हैं, यही तो करते हैं। तो सबसे पहले H2SO4 का अगर मोल निकालना है तो 98 ग्राम अपॉन में 98 इसका H2SO4 का मोलिकुलर मास होता है, तो वेट अपॉन में मोलिकुलर वेट, मोल आ गया हमारा 1। अब हमें निकालना है सॉल्यूशन इन लीटर। अब ये कहां पर होगा, ये है यहां पर डेंसिटी, क्यों, क्योंकि डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन में वॉल्यूम, हाँ या ना, क्लियर हो गया, ओके। अब मास अपॉन में वॉल्यूम है, अगर वॉल्यूम इधर लाएंगे तो मास अपॉन में डेंसिटी, बट ये किसका मास है, ये टोटल जो डेंसिटी में मास हो गया वो 100 ग्राम हो गया, मतलब टोटल 100 ग्राम में उसकी डेंसिटी देखी जा रही है। तो मास यहाँ पर कितना हो गया, 100 हो गया, वॉल्यूम हमें पता नहीं है, वो लीटर में निकल कर आएगी, और डेंसिटी हमें दी हुई है 1.86। तो वॉल्यूम को निकालेंगे तो 100 डिवाइड 1.80 दिया है, इसको डिवाइड कर लीजिए, ये आएगा 55.55 मिलीलीटर। तो यहाँ पर ये हमारे पास में अगर लीटर में बात करें तो 0.05 लीटर जो है वो निकल कर आएगी। कितनी निकल कर आएगी, 0.05 जो है वो लीटर निकल कर आएगी, क्लियर हो गया, ओके। अब देखिए हमारे पास में वॉल्यूम आ गई है, कितनी आई है 0.05, और हमारे पास में मोल्स पहले ही निकल कर आ चुके हैं, कितने हैं 1। तो ये 0.05 अपॉन में 1 जो है वो टोटल हमारी मोलरिटी निकल कर आ गई H2SO4 वाली। तो हमारे पास में H2SO4 वाली आ गई 18.02, तो M1 हमारी 18.02, वॉल्यूम हमें यही वाली तो पता करनी है, ये M जो है वो 0.1 है, और ये जो मिलीलीटर के अंदर लिखेंगे तो ये 1000 मिलीलीटर हो गया, क्लियर हो गया। अब इसको यहाँ पर V1 निकालना, तो यहाँ पर इसको डिवाइड कर दीजिए 18.02 से, तो हमारा आंसर आएगा 5.5 ml। यहाँ पे हमारा आंसर आएगा ऑप्शन सी। ये कैलकुलेशन मैंने आपको बता दी है, कैलकुलेशन आप कर लेना, मैंने पूरा फॉर्मूले वगैरह सब कुछ आपको बता दिए हैं, क्लियर हो गया, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, सॉरी, दी मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट इन 1 मोलर एक्वा सॉल्यूशन। शायद ये क्वेश्चन पहले भी आया है, बिल्कुल अभी तो किया था कि 1 जो है वो मोल फ्रैक्शन निकालना है सोल्यूट का इन 1 मोलर एक्वा सॉल्यूशन। वहां पे तो ये 1 m ऐसे लिख दिया था और यहाँ पे वो वापस वैसा ही लिख दिया है।
तो वापस मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा, तो वो Na अपॉन में Na प्लस Nb, ये Na हमारा 1 है, ये भी 1 है। ये 1 मोलर एक्वा सोल्यूशन का मतलब क्या हो गया 1000 ग्राम अपॉन में मोलिकुलर मेस कितना हो गया वाटर का 18। सारा ये वापस करेंगे, ये 1 अपॉन में 56.5 और ये सारा करेंगे तो हमारे सामने वापस ही निकल कर आएगा ऑप्शन बी। जैसा सेम क्वेश्चन नंबर 2 था ना, सेम का सेम आया था, वहां पे 1.77 था ना, सॉरी 0.0177 था, तो 0.0177 हो गया, तो ये लगभग 0.18 हो गया। तो इस टाइप से इसमें बस इतना ही किया गया चेंज, और कुछ नहीं किया गया है, ऑप्शन में इतना ही चेंज है। तो हमारा आंसर आ जाएगा क्या, ऑप्शन बी आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 7th देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने है 2.5 लीटर 1 मोलरिटी NaOH solution is mixed with the another 3 लीटर 0.5, then the find out the molarity of the resultant solution। अब इसमें भी कोई बताने की जरूरत है या नहीं है? देखो, सबसे पहले हमें क्या बोला गया, 2.5 लीटर ये सॉल्यूशन लिया गया, मिक्स किया गया किसमें, 3 लीटर इसके साथ में। देन फाइंड आउट द मोलरिटी ऑफ द रिजल्टेंट सॉल्यूशन। अब ये रिजल्टेंट सॉल्यूशन की अगर हमें निकालनी है तो सिंपल क्या करना पड़ेगा, टोटल मोल्स जो हो गए अपॉन में टोटल लीटर, टोटल मोल्स अपॉन में टोटल लीटर, यही तो करेंगे। तो यहां पर देखिए, देखिए ध्यान से, मोलेरिटी क्या है, मोलेरिटी अपॉन में मोल्स अपॉन में क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, सॉल्यूशन इन लीटर, ये तो होता है। मोल्स निकालने हैं, मोलरिटी दी है और यहाँ पे वॉल्यूम दी है, तो पहले मोल्स इसके निकाल लेते हैं, फिर इसके निकाल लेते हैं, फिर दोनों के टोटल मोल्स जो है वो ऐड कर लेंगे और टोटल जो वॉल्यूम है उसको ऐड कर लेंगे तो मोलरिटी आ जाएगी। क्लियर है? एनसीईआरटी के पेज नंबर 38 पे मोलरिटी दी हुई है बस, और कुछ नहीं है। अब मोलरिटी में क्या करना है, सबसे पहले इसके निकालने हैं मोल्स, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2.5 इंटू 1, तो ये हो गया हमारा 2.5। ये किसकी निकल कर आ गई, NaH को इसके मोल्स निकल कर आ गए। क्या निकल कर आ गए, इसके मोल्स निकल कर आ गए। पहले के निकल कर आ गए, अब दूसरे के निकाल लेते हैं। इसके निकालने हैं तो 3 लीटर इंटू 0.5, तो ये कितना आ गया 1.5, ये इसके मोल्स निकल कर आ गए। तो इसके 2.5 और इसके कितने आ गए 1.5, तो ऐड कर लेते हैं, ये कितने हो गए टोटल 4 मोल्स हो गए। तो इन दोनों के जो टोटल मोल्स है वो तो 4 मोल्स हो गए। अब टोटल वॉल्यूम इन लीटर कितनी है, इसको और इसको ऐड कर लीजिए 5.5, तो ये निकल कर आ गई। तो इसकी टोटल जो सॉल्यूशन की मोलरिटी आएगी वो 4 अपॉन में 5.5, इसको डिवाइड करेंगे तो ये 0.73 के अप्रोक्सीमेटली आएगा। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो है वो अब 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, ये रहा आपके सामने, हाउ मेनी ग्राम ऑफ डाई बेसिक एसिड। अब यहां पर क्या दिया गया है, डाई बेसिक एसिड, मोलिकुलर वेट दे दिया गया है 200 ग्राम है, शुड बी प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन टू गिव स्ट्रेंथ ऑफ 0.1 नॉर्मेलिटी। इस बार क्या दिया गया है, नॉर्मेलिटी। अब देखिए यहां पर नॉर्मेलिटी हमसे दे दी गई है, क्लियर है, और हमसे पूछा गया कितना ग्राम डाई बेसिक एसिड हम मिलाएंगे। क्लियर है? मोलिकुलर वेट उसका दे दिया है, ये वॉल्यूम हमें दे दी है और ये नॉर्मेलिटी दे दी है। अब नॉर्मेलिटी क्या होती है, नॉर्मेलिटी होती है गिवन वेट अपॉन में इक्विवेलेंट वेट। अब यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट आता है, मोलिकुलर वेट नहीं आता है, इनटू में 1 अपॉन में वॉल्यूम जो है वो लेते हैं इन लीटर, बस इतना ही फर्क है। मोलरिटी में मोल्स लेते हैं तो वहां पे मोलिकुलर वेट आता है, और यहां पर हम नॉर्मेलिटी में जो होता है वो वेट अपॉन में इक्विवेलेंट वेट आता है, और कोई डिफरेंस नहीं है, बस इतना ही याद रखना है, बाकी सेम वही चीजें हैं। क्लियर हो गया? अब नॉर्मेलिटी हमें दी है कितनी 0.1, गिवन वेट हमारा कितना है, गिवन वेट है 200। अब इक्विवेलेंट वेट निकालना है हमें, कितना निकालना है, इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो क्या है ये, डाई बेसिक है। क्या है ये, डाई बेसिक है। तो इक्विवेलेंट वेट के लिए हम निकालते हैं मोलिकुलर वेट डिवाइड बाय बेसिसिटी। डाई बेसिक है, इसका मतलब 2 हो गया, तो 200 अपॉन में 2 यानी 100, ये इक्विवेलेंट वेट आ गया हमारा 100। तो अब सिंपल सा है भैया, सॉरी गिवन वेट तो निकालना है ना हमें, हाँ गिवन वेट तो हमें निकालना है। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन में इक्विवेलेंट कितना निकाला है हमने 100, और इनटू 1 अपॉन में ये लीटर में होनी चाहिए, जो 100 मिलीलीटर उसको लीटर में करेंगे तो ये 0.1 आ जाएगा। अब ये गिवन वेट निकालना है, ये 0.1 है। अब इसकी कैलकुलेशन कर लीजिए,
तो ये गिवन वेट निकल कर आएगा हमारा 1 ग्राम। कितना निकल कर आएगा? 1 ग्राम निकल कर आएगा। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर जो वो 9th है। क्वेश्चन नंबर 9th देख लेते हैं। व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन दैट हैज ए डेंसिटी, वापिस ये दे दिए 35 एंड कंटेन 98% बाय वेट। अब देखो, जो हमने सेम क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 5, उसमें हमने क्या निकाला था? मोलरिटी निकालनी थी। तो बस वो मोलरिटी तक ही निकालना था। मोलरिटी हमारी 18.02 आई थी, अगर आपको याद हो तो। बस वहीं तक हमें निकालना है। बट यहाँ पे डेंसिटी चेंज है, वहां पर 1.80 थी, यहाँ पे 1.84 ग्राम है। अब देखो, मोलरिटी निकालनी है तो ये क्या होता है? मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यही होता है। ओके, और डेंसिटी क्या होगी? डेंसिटी वापिस वही होगी, मास अपॉन में वॉल्यूम। और यहाँ पे मास कितना लेंगे? 100। और ये डेंसिटी क्या आ जाएगी? 1.84। इसको कर लेंगे तो ये वॉल्यूम किस में निकल कर आएगी? लीटर में। ये कितनी आएगी? 0.05। कितनी आएगी? 0.05। ये लीटर में निकल कर आएगी हमारी। तो देखो, ये हमारे मोल कितनी हो गए? 1, और ये कितने हो गए? 0.05। ये हमारी निकल कर आ गई कितनी? इसको कर लीजिए डिवाइड 0.5, ये लगभग 20 के आसपास आ रहा है। तो हमारा 20 के आसपास जो आएगा, मैंने बड़ी बड़ी कैलकुलेशन किया तो बड़े यहाँ पर आ जाएगा हमारा ये वाला आंसर। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 10th है। क्वेश्चन नंबर 10th में देख लेते हैं। द कंसंट्रेशन यूनिट इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। सेम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह जो 2017 में क्वेश्चन आया था, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। उसमें पूछा गया था कौन सी डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, यहाँ पे पूछा गया कि कौन सी नहीं करती है। तो जिसमें मास आता है वो डिपेंड नहीं करती। मोलरिटी में क्या आता है? वॉल्यूम आता है या कुछ और आता है? वॉल्यूम आता है। यहाँ पे वेट वॉल्यूम आ गया। नॉर्मेलिटी में भी क्या आया था? इन लीटर यानी वॉल्यूम आया था। बट मोलरिटी में क्या आता है? केवल मास आता है। तो ये जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर रहेगी। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर है? सेम क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी के पेज नंबर 39 पे डायरेक्टली मेंशन किया हुआ है। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 11th देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11th हमारे सामने क्या पूछा गया है? हाउ मेनी ग्राम ऑफ CH3OH शुड बी एडिड टू वाटर टू प्रिपेयर 150 मिलीलीटर सोल्यूशन ऑफ 2 मोलरिटी CH3OH। वही है, वापिस से घुमा फिरा के हमसे क्वेश्चन दिया गया है। अब देखिए, हाउ मेनी ग्राम्स पूछा गया। अब देखो यहां पर देखना ध्यान से, मोलरिटी क्या होता है? मोलरिटी होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब ये 150 मिलीलीटर दिया है, इसको लीटर करेंगे तो 0.15 हो गया। हाँ ये ना, इसको जब लीटर में करेंगे तो ये 0.15 मिलीलीटर हो गया। मोल्स में क्या होता है? वेट अपॉन में मोलिकुलर वेट। अब CH3OH का मोलिकुलर वेट हमें पता होना चाहिए। क्लियर है? तो मोलिकुलर वेट अगर हमें पता होगा तो यहां पर हम सिंपल निकाल लेंगे। तो देखिए CH3OH यहां पर मोलिकुलर वेट कितना निकल कर आएगा? 32 निकल कर आएगा। तो यहां पर देखिए, अब सिंपल सा वेट अपॉन में 32 डिवाइड बाय 0.15, और ये मोलरिटी हमें दी है 2। अब ये वेट निकालना है तो इसको इधर लेके जाके कैलकुलेशन कर लीजिए। ये आएगा हमारे सामने 9.6 ग्राम। तो ये आ जाएगा ऑप्शन सी 9.6 ग्राम। ओके, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। क्या आ चुका है? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 12 है, इन द वाटर सेचुरेटेड एयर द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर वेपर इज 0.02। मोल फ्रैक्शन दे दिया। इफ द टोटल प्रेशर ऑफ द सेचुरेटेड एयर इज 1.2 एटमॉस्फेयर, द पार्शियल प्रेशर ऑफ द ड्राई एयर इज। हमसे ड्राई एयर पूछा है। तो देखिए यहाँ पे 3 जो है वो प्रेशर निकल कर आ रहे हैं। एक तो क्या आ रहा है? जो वाटर वेपर है, वाटर वेपर यहाँ पर कुछ आ रहा है, मतलब इसका जो है वो प्रेशर होगा कुछ। क्लियर है? तो टोटल, एक तो टोटल हो गया, इन्होंने दे दिया द टोटल प्रेशर ऑफ द सैचुरेटेड एयर। तो एक तो टोटल प्रेशर हो गया, एक वाटर वाले का हो गया, और एक ड्राई एयर हो गया, क्योंकि हमसे ड्राई एयर पूछा जा रहा है। तो इन दोनों को मिलाएंगे तो टोटल प्रेशर होता है किसका? वाटर वाले का और ड्राई एयर का। तो हमारे पास में टोटल प्रेशर होगा, ये हो गया 1.2। क्लियर है? अब यहां पर जो है वो पार्शियल प्रेशर अगर निकालना होता है P0, तो क्या करते हैं? P0 अगर निकालना होता है हमें तो हम करते हैं P टोटल अपॉन में मोल फ्रैक्शन। तो P टोटल है 1.2, वाटर का निकाल लेते हैं ना, क्योंकि वहां पे वाटर का मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है। देखिए द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर वेपर, तो 1.2 इंटू 0.02
इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 0.024। तो ये तो आ गया हमारे पास में वाटर का वेपर प्रेशर। तो P टोटल इज इक्वल टू P वाटर प्लस P ड्राई एयर। क्लियर है। तो टोटल है हमारे पास में 1.2। वाटर का हमने निकाला था, इसको मोल फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करने पे आया था हमारे पास में 0.024। अब ये ड्राई का निकालना है, तो इसको निकालना है तो इसको इधर लेके जाएंगे, जो प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 1.2 माइनस में 0.24 ये वाला माइनस कर लेते हैं। तो अब इसको कर लो तो यहाँ पर ये कितना निकल कर आएगा, सॉरी 0.024 है, तो इसको कर लोगे तो ये कितना निकल कर आएगा, 0.2 से थोड़ा सा कम आएगा, तो ये आएगा हमारे पास में 1.176 ये वाला निकल कर आएगा। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 3 है। ये यहाँ पर ये बता दूं कि किससे लगा है, ये सारा आपको बता दूं। एनसीईआरटी में पेज नंबर जो है वो आपको मिलेगा 43 एंड 44, और हम यहाँ पे लगा रहे हैं रोल्स लॉ। क्या लगा रहे हैं, रोल्स लॉ लगा रहे हैं। अब रोल्स लॉ के बहुत सारे क्वेश्चन आगे आपको देखने को मिलेंगे, तो सिंपल हमने यही लगाया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर जो वो 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं, देखिए P A एंड P B आर द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड कंपोनेंट। दो लिक्विड कंपोनेंट है A एंड B, और इनके अलग अलग ये वेपर प्रेशर है रिस्पेक्टिवली ऑफ एन आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी का मतलब दो सॉल्यूशन उसके अंदर। इफ X रिप्रेजेंट द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A, द टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन विल बी। तो यहां पर केवल एक का ही मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है। अब देखिए XA प्लस XB जो टोटल मोल फ्रैक्शन होता है वो हमेशा कितना होता है, 1 होता है, इक्वल टू 1 होता है। अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ चल रहे हैं, एनसीईआरटी के पेज नंबर 43 44 के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। ये चीज आपको पता होना चाहिए। अब यहां पर देखिए टर्म क्या दिए हुए हैं, सब में XA 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 लिया हुआ है। तो हमें इसका मतलब यहां पर क्या लेना पड़ेगा, यहां पर हमें हटाना पड़ेगा, XB को जो है वो XA की टर्म में लाना पड़ेगा। तो XB इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 माइनस में XA हो गया, 1 माइनस में XA हो गया। क्लियर हो गया, ओके। अब P टोटल जो होता है वो होता है क्या, PA अपॉन में XA प्लस PB अपॉन में XB। हाँ जी, तो PA तो हमारा एज इट इज रह गया PA/XA, प्लस में जो PB है, अब ये XB जो है वो किस में चला जाएगा, 1 माइनस XA की फॉर्म में चला जाएगा। किसमें, 1 माइनस XA की फॉर्म में चला जाएगा। बस इतनी कैलकुलेशन करनी है हमें। तो XAPA प्लस PB ब्रैकेट में क्या हो गया, 1 माइनस XA। इसको सॉल्यूशन करोगे तो आपके सामने आएगा PB प्लस में XA अपॉन में PA माइनस PB, PB XA, और फिर क्या आ जाएगा PA माइनस PB। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये वाला आएगा PB प्लस XA PA माइनस PB आ जाएगा। तो हमारे सामने जो है वो PB निकल कर आएगा, यहाँ पर ये नहीं आएगा। इसकी कैलकुलेशन जब करोगे, और ये एनसीईआरटी में डायरेक्टली मेंशन किया हुआ है, एनसीईआरटी के पेज नंबर जो है 44 पे डायरेक्टली मेंशन भी है ये सारा कुछ सोल्व करके। तो आंसर आ गया हमारे पास में ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया है, वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन एट 25 डिग्री सेल्सियस आर 2 mm एंड 14.1 mm। यानी एक का वेपर प्रेशर दे दिया गया, एक दूसरे का भी दे दिया गया है एच रिस्पेक्टिवली। वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 25 ग्राम ऑफ CH3 एंड 40 ग्राम ऑफ द सेम टेम्परेचर विल बी। बहुत सारा लॉन्ग बना दिया गया क्वेश्चन को, छोटे से क्वेश्चन को बहुत ज्यादा लॉन्ग बनाया गया। कैसे बनाया गया, देखो P टोटल इज इक्वल टू XAPA प्लस XBPB अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ। क्लियर है, ओके। अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या करना है हमें, यहां पर हमें XA यानी यहां पर पहले तो हम इसका लेंगे, 200 ग्राम है, ये 200 ग्राम है। इसका जो है वो CHCl3 का ये वेट दे दिया, मोल निकालना है ना, मोल फ्रैक्शन निकालना है हमें। तो मोल फ्रैक्शन निकालना है तो पहले इसके मोल निकाल लेंगे। किसके मोल निकालोगे भैया, CHCl3 के मोल निकालेंगे। CHCl3 के मोल निकालेंगे तो ये 25.5 है, मोलिकुलर वेट 119.5 है, इसके मोल आएंगे 0.21। क्या आएंगे, 0.21 मोल्स आएंगे CHCl3 के। फिर निकालेंगे CHCl2L3, तो इसके देखेंगे तो CHCl2 का 40 ग्राम है, तो ये 40 अपॉन में मोलिकुलर वेट हो गया 85, ये हमारे पास में आएगा 0.47। सबसे पहले मोल्स निकाल लिए, इसके मोल्स हमारे सामने आ गए। इसके मोल्स कितने आए हैं, 0.2
0.13 और इसके मोल्स निकालेंगे, इसके मोल्स आएंगे 0.4। अब मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। मोल फ्रैक्शन क्या होगा, इसकी मोल फ्रैक्शन निकालना है तो 0.21 अपॉन में 0.21 प्लस में 0.47, इन सबको ऐड करके मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे। इसका CHCl3 का जो है वो मोल फ्रैक्शन आएगा, कितना आएगा भैया, 0.31 इसका मोल फ्रैक्शन आएगा। फिर इसका मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, वापस वही है 0.47 इधर रखो, फिर 0.47 प्लस 0.21 इन सबको करो ऐड, तो इसका मोल फ्रैक्शन आएगा 0.69। आ गया दोनों का मोल फ्रैक्शन, इसका CHCl3 का आ गया, इसका CHCl3 का आ गया। फिर इसका जो मोल फ्रैक्शन आया है उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मोल फ्रैक्शन कितना है हमारे सामने, 0.31 मोल फ्रैक्शन है, इंटू 200 करेंगे। क्लियर है। फिर इसका मोल फ्रैक्शन हमारे सामने जो 40 ग्राम है इसका निकालेंगे, तो यहाँ पर इसका जो निकालेंगे तो ये आ गया, मोल फ्रैक्शन कितना था इसका, मोल फ्रैक्शन इसका था 0.69 और ये टोटल कितना दिया हुआ है 141.5। अब आपको एक बात बताऊं, कहीं कहीं पर आप क्वेश्चन देखोगे ना, कहीं कहीं पे 41.5 नहीं है, ये केवल 415 है, मतलब 415 ग्राम दिया हुआ है एक्चुअल में, और यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये प्रिंटिंग मिस्टेक है कि 14.15 है। अगर हम इसको लेकर कर रहे हैं फिर इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, इन दोनों को इस टाइप से करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए XA और PA आ गया और ये XB और PB आ गया, और मैंने कुछ नहीं किया है, बस यही किया है। तो ये हमारे सामने निकल कर आएगा 19.63। कितना आएगा 19.63। अब ऑप्शन देखते हैं, देखिए मोलिकुलर मास मैंने यहाँ से लिया था, ये रहा आपका मोलिकुलर मास दिया हुआ इन दोनों का, और यहाँ पे ग्राम दिया हुआ था, तो मोल निकाल लिए थे इन दोनों के, और फिर मोल फ्रैक्शन निकाल ली थी, और फिर मोल फ्रैक्शन से जो हमारे पास में दिया हुआ था कितना पार्शियल प्रेशर दिया हुआ था उनका, तो उससे मल्टीप्लाई कर लिया था। एक का 200 दिया था, एक का 14.15 दिया इसमें, बट एक्चुअल में ये 415 था। अगर इस टाइप का किया था तो हमारे सामने 90 निकल के आ रहा है, जो कहीं पर भी नहीं है। इसका मतलब 90 ग्राम, तो यहाँ पे 90 mmHg तो कहीं पर भी नहीं है, तो इसका मतलब नन ऑफ दिस। बट मैंने यहाँ पे ये भी बता दिया है, अगर यहाँ पर ये 415 होता और मल्टीप्लाई करते 0.69 में प्लस में 0.31 इंटू 200 करते, ये वाली जब हम कैलकुलेशन करते तो हमारे सामने निकल कर आता 347। अगर वहाँ पे 415 होता, ये जो यहाँ पर 441.5 दिया है, यहाँ पर देखिए ये 200 दिया है और इसका हमें 41.5 दिया है। अगर ये सीधा 415 देते फिर हम पूरी कैलकुलेशन करते तो हमारे 347 आया है, और अगर हमने 41 के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन किए तो 90 आया है। तो इस टाइप से आप याद रख सकते हो कि 90 यहाँ पे कहीं पे नहीं दिया है, अगर वो दिया हुआ था तो ये आंसर आ जाता। क्लियर है। ओके भैया, इसीलिए बस ये कैलकुलेशन लॉन्ग है, मेथड आसान है, बस कैलकुलेशन नहीं है, कुछ नहीं करना है। पूरे के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, एक मोल फ्रैक्शन निकालनी पड़ती है, उसके लिए मोल निकालना पड़ता है। इस चैप्टर में भर भर के मोल पूछा गया है, वेट अपॉन में मोलिकुलर वेट, वेट अपॉन में मोलिकुलर वेट, वेट अपॉन में मोलिकुलर वेट, हर जगह क्वेश्चन में आएगा। क्यों? क्योंकि चाहे आप मोलरिटी निकाल लो, मोलिलिटी निकाल लो, मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट, वही भर भर के आता है। और यहाँ पर वेपर प्रेशर में भी चल रहे हैं मोल फ्रैक्शन, तो वापस से मोल निकाला जा रहा है। भैया मोल 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 पागल कर दिया इसने। क्वेश्चन नंबर 15 आ गया है, ए सॉल्यूशन हैज 1.4 मोल रेशियो ऑफ पेंटेन टू हेक्सेन, यानी पेंटेन अपॉन में हेक्सेन का मोल है 1/4। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर हाइड्रोकार्बन 20, यहाँ पर ये पेंटेन का दिया है और ये किसका दिया है, हेक्सेन का दिया। मोल फ्रैक्शन ऑफ द पेंटेन इन द वेपर प्रेशर, ये हमसे पूछा गया है। अभी भैया क्या निकालना है और क्या नहीं निकालना, ध्यान से देख लो। सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, टोटल मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा पेंटेन का। क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए द मोल फ्रैक्शन ऑफ पेंटेन इन द वेपर फेज निकालना है, वेपर फेज निकालना है भैया। तो सबसे पहले तो हम जो क्या करेंगे, यहाँ पर वापिस से मोल फ्रैक्शन निकालते हैं और फिर इससे मल्टीप्लाई करते हैं। 1/4 है, मतलब 1 मोल जो वो पेंटेन का है, 4 मोल जो वो हेक्सेन का है। तो 1 में टोटल 5 तो हो गए मोल फ्रैक्शन किसका, पेंटेन का, और 4/5 किसका हो गया, हेक्सेन का। अब यहाँ पर इसका जो पेंटेन का जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 440, प्लस में ये कितना दिया हुआ है इंटू 120 हेक्सेन का। ये तो टोटल प्रेशर आ गया, ये कितना आ गया टोटल प्रेशर। इसको कैलकुलेशन करोगे ये सब आएगा 184। कितना आ गया 184। देखो ना, P टोटल इज इक्वल टू एक्स पी नोट, ये मोल फ्रैक्शन ये पूछ रहा है, तो P टोटल अपॉन में P नोट। तो यहाँ पर देखो पेंटेन का बताना है ना, तो पेंटेन के लिए क्या निकालना पड़ेगा हमें, फ्रैक्शन ऑफ। तो यहाँ पर देखो फिर पेंटेन का निकाल लो, पेंटेन का निकालोगे 1/5 इंटू 440, तो ये आ गया हमारे पास में 88।
तो मोल फ्रैक्शन ऑफ पेंटेन निकालना है तो 88 जो हमारा निकाल के आए थे किसका, पेंटेन का प्रेशर अपॉन में टोटल प्रेशर 184 है, तो ये हमारे पास में 0.47 कुछ ऐसा आ रहा है, 0.47 ऐसा आ रहा है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे क्या पूछा गया है, द वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड दे दिया गया है 80 एंड 62 रिस्पेक्टिवली, द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 3 मोल ऑफ पी एंड 2 मोल ऑफ ए। सब कुछ वही घुमा फिरा के है, मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा, पी का मोल फ्रैक्शन हो गया 3/5 क्योंकि 3 और 2 5, और इसका जो है पी का दिया हुआ है इंटू 80 प्लस में क्यू का दिया मोल फ्रैक्शन 2/5 और इसका दिया हुआ है इंटू 60। अब कर लो कैलकुलेशन बैठकर, 3 × 5 × 80 और ये सब कुछ कैलकुलेशन जब करोगे तो आपके सामने जो है वो आंसर निकल कर आ जाएगा 72। तो यहाँ पे हमारे मेरा आंसर निकल कर आ गया 72 टोर, आंसर आ गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्या है, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ओके, द मिक्सचर विच शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द रोड्स लॉ इज, यानी इनमें से ऐसा कौन सा मिक्सचर है जो पॉजिटिव डेविएशन को शो करेगा। आपको एक बहुत अच्छी बात बता देता हूं, एनसीईआरटी में एज इट इज कॉपी पेस्ट है। अब आप कहोगे कहां पर, एनसीईआरटी का पेज नंबर 47 पर कॉपी पेस्ट है जो पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है, इथेनॉल, एसीटोन, बेंजीन, टोल्यूइन, एसीटोन, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोइथेन, ब्रोमो इथेन। तो कौन सा दिखाता है, इथेनॉल प्लस एसीटोन जो होता है वो पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। फिर बता रहा हूं एनसीईआरटी पेज नंबर 47 जो है, सॉरी 48 पे जो है वो डायरेक्टली मेंशन है। क्या है, डायरेक्टली मेंशन है पेज नंबर 48 पे, जो फिगर 2.6 दिया उसके बिल्कुल नीचे। ओके, नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर जो है वो 18 है। फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन द करेक्ट ऑप्शन इज, फॉर द आइडियल सॉल्यूशन द करेक्ट ऑप्शन इज, आइडियल सॉल्यूशन के लिए करेक्ट ऑप्शन बताना है। डेल्टा जी मिक्स इज इक्वल टू 0, डेल्टा एस इज इक्वल टू 0, डेल्टा वी इज नॉट इक्वल टू 0 और डेल्टा एच इज इक्वल टू 0। याद रखने का, आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा जी नॉट इक्वल टू 0 होता है, डेल्टा एस नॉट इक्वल टू 0 होता है, डेल्टा वी इज इक्वल टू 0 होता है और डेल्टा एच भी इज इक्वल टू 0 होता है। ये कंडीशन होती है आइडियल सॉल्यूशन की, एनसीईआरटी के पेज नंबर 47 पर मेंशन है डायरेक्टली। जो एंथैल्पी होती है वो इक्वल टू 0 होनी चाहिए और जो आपकी वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर है वो भी इज इक्वल टू 0 होनी चाहिए आइडियल सॉल्यूशन के लिए, जबकि आपकी गैस फ्री एनर्जी और ये जो होती है एंट्रोपी, ये आपकी नॉन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। क्लियर है, तो यहां पर हमारे पास में एक ही ऐसा ऑप्शन है जहां पे ये सही बनता है, ये है ये वाला। अगर ये इक्वल टू 0 होता तो ये हो जाता, ये नॉन इक्वल टू होता तो ये हो जाते, तो यहां पर हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, डायरेक्टली एनसीईआरटी से ही दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर जो है वो 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया है, द मिक्सचर दैट फॉर्म्स मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप इज, ऐसा कौन सा मिक्सचर है जो यहां पर मैक्सिमम एजियोट्रोप शो करेगा। हेप्टेन प्लस ऑक्टेन, वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड, इथेनॉल प्लस वाटर, एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड। एनसीईआरटी के पेज नंबर 48 49 डायरेक्टली मेंशन है। क्या मेंशन है, डायरेक्टली मेंशन है। जो नेगेटिव शो करेगा, जो अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ जो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा उसका मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट होगा। जो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ उसका मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट होगा, और जो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा उसका मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट होगा एजियोट्रोप का। तो यहां पर इथेनॉल और जो वाटर होता है ये क्या करते हैं, ये आपके पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, तो इनका तो जो होगा वो मिनिमम होगा। और मैक्सिमम अगर निकालना है तो नेगेटिव डेविएशन शो करता है, वो होता है नाइट्रिक एसिड और वाटर। तो आंसर आएगा ऑप्शन बी। अगर मिनिमम पूछा जाता तो आंसर आता ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर जो है वो 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया है क्या, Which of the following statement is correct regarding a solution of two component A and B exhibiting positive deviation? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या शो कर रहा है, पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ, तो उसके अकॉर्डिंग हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट। ओके भाई, देख लेते हैं। ऑप्शन दिए हुए 2019 का क्वेश्चन है, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन ए एंड बी आर स्ट्रॉन्गर देन दोज बिटवीन द ए। कौन सी शो कर रहा है, पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, सबसे पहले ये याद रखना।
डेल्टा एच इज इक्वल टू जीरो एट कॉन्स्टेंट, ये तो कब होता है डेल्टा एच इज इक्वल टू जीरो, ये तो आइडियल सॉल्यूशन पे होता है, बट वो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, ये तो दोनों ही गलत हो गए। इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स इन बिटवीन ए एंड बी आर इक्वल टू दोज ऑफ ए, ये भी कब शो करता है, जब यहां पर हमारे सामने बिल्कुल आइडियल सॉल्यूशन होता है, तब ये कंडीशन होती है। बट अगर वो पॉजिटिव डेविएशन शो करा, इसका मतलब जो ए और बी के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो स्ट्रॉन्गर है देन ए बी के बीच में, तो इसीलिए वो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। एनसीईआरटी में डायरेक्टली मेंशन है, फिर बता रहा हूं, एनसीईआरटी में डायरेक्टली ये लाइन दी हुई है पेज नंबर 47 पर, ये वाली लाइन डायरेक्टली एनसीईआरटी की कॉपी पेस्ट है, फिर बता रहा हूं आपको मैं, क्लियर है। वहां पे जहां पे ये बताया कि कहां पे पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, क्यों पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, यहां से सब कुछ। ओके, नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 में अभी फिर करके आए थे इस टाइप का क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन, डेल्टा एच इज मैक्स इज इक्वल टू जीरो, डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो, डेल्टा पी इज इक्वल टू पी ऑब्जर्वर माइनस कैलकुलेटर बाय रोल्स लॉ इज इक्वल टू जीरो, डेल्टा जी मिक्स ये नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए था, और एक आपकी जो गिफ्ट फ्री एनर्जी होती है उसमें भी जीरो होना, नॉट इक्वल टू जीरो होना था, तो यहाँ पर ये आइडियल सॉल्यूशन होता। क्लियर है, जैसा हमने क्वेश्चन पहले किया था। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी आ जाएगा भाई। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो है वो देख लेते हैं 22। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने आ गया है 22। ओके भाई, क्वेश्चन नंबर 22 में बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कंपोजिशन ऑफ वेपर ओवर एन आइडियल 1:1 मोलर मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड टोल्यूइन इज करेक्ट, एज्यूम दैट द टेम्परेचर एट 25 डिग्री गिवन वेपर प्रेशर डाटा बेंजीन का 12 पॉइंट किलो पास्कल एंड टोल्यूइन का दिया हुआ है, ये सब कुछ। ओके भैया, हमें समझ में आ चुका है। सबसे पहले यहाँ पे मोलर मिक्सचर है, इसका मतलब मोल दिया हुआ है, इसका मतलब हम मोल जो है मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा। अब देख लो, सबसे पहले सिंपल सिंपल सा है, P इज इक्वल टू एक्स पी नोट एक्स ए पी ए प्लस में एक्स बी पी बी, अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ यही होता है। अब यहाँ पर हमें ये जो है वो मोल इनके दिया है, तो 1 में एन प्लस बी करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। इसका कितना दिया हुआ है, सबसे पहले देखते हैं बेंजीन का। बेंजीन का दिया हुआ है 12.8 प्लस में 1.2 और टोल्यूइन का भी दिया हुआ है 3.85, तो ये हमारा पी टोटल निकल कर आ जाएगा। पी टोटल निकल कर आएगा ये लगभग हमारा जो है 6.4 जो है वो तो निकल कर आएगा, किसका, इसका हाफ हो गया ना, 6.4 बेंजीन का, और इसका हाफ कर लो 1.9, तो ये आ गया। बट हमसे आगे ऑप्शन क्या पूछेंगे ये बोलिए, द वेपर विल कंटेन इक्वल अमाउंट ऑफ बेंजीन एंड टोल्यूइन, द वेपर विल कंटेन इक्वल अमाउंट ऑफ बेंजीन एंड टोल्यूइन, तो देखिए दोनों का जो है वो मोल फ्रैक्शन इक्वल है। क्लियर है, क्या है, मोल फ्रैक्शन इक्वल है। आगे देखते हैं फिर, बट मोल जो है अलग अलग भी सेम दिए हुए हैं। द नोट इनफ इंफॉर्मेशन टू गिवन मेक ए प्रेडिक्शन, द वेपर विल कंटेन अ हायर परसेंटेज ऑफ वेपर, द वेपर विल कंटेन अ हायर परसेंटेज ऑफ टोल्यूइन, द वेपर विल कंटेन इक्वल अमाउंट ऑफ बेंजीन। तो देखिए वेपर इक्वल तो नहीं आया, एक का तो आया है, इसका तो आया है 6.4 और इसका आया है 1.9 अप्रोक्सीमेटली, तो इक्वल नहीं आया है। हमारा बेंजीन का जो है वो ज़्यादा है, 6.4 आया है, तो द वेपर विल कंटेन ए हायर परसेंटेज ऑफ बेंजीन, ये बिल्कुल सही है, तो हमें लग रहा है तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर जो वो 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं भैया। हो, कितनी बार आएगा ये क्वेश्चन, विच कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड बाय एन आइडियल सॉल्यूशन, डेल्टा मिक्स इज इक्वल टू 0, डेल्टा एस इज इक्वल टू 0, ओबेज बाय रोल्स लॉ, डेल्टा एच इज इक्वल टू 0, नॉट सेटिस्फाइड, डेल्टा एस इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 होना था, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। जैसा क्वेश्चन नंबर 21 में क्या था बता चुके हैं, वही बार बार चल रहा है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। ओके भाई, 24 आ गया है, ए सॉल्यूशन ऑफ एसीटोन इन इथेनॉल। ध्यान से देखिए, 2006 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को आंसर को क्वेश्चन बनाया जाता है, कैसे बनाया देखिए, ओबे रोल्स लॉ, शो ए नेगेटिव डेविएशन, शो ए पॉजिटिव डेविएशन और बिहेव लाइक ए नियर आइडियल सॉल्यूशन। क्वेश्चन को आंसर को क्वेश्चन नीट 2020 में पूछा गया था, तो क्या है यहाँ पे देखिए, शो ए पॉजिटिव या नेगेटिव, शो ए पॉजिटिव डेविएशन, कौन सा डेविएशन शो करते हैं, पॉजिटिव डेविएशन। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग शो ए पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ, और एग्जांपल ऑप्शन में दिए गए थे एसीटोन इन इथेनॉल, तो ये हमारा इस टाइप से पूछ लिया था 2020 में। मतलब क्वेश्चन को आंसर को क्वेश्चन, इसीलिए बोलते हैं टॉपिक अच्छे से करना चाहिए, क्वेश्चन जो है वो चेंज हो सकता है। ओके भैया, नेक्स्ट हम बात करते हैं, ए सॉल्यूशन कंटेनिंग कंपोनेंट ए एंड बी फॉलो द रोल्स लॉ, इनमें से कौन सा जो वो रोल्स लॉ फॉलो करेगा। ओके, ए बी अट्रैक्शन फोर्स इज ग्रेटर देन ए एंड ए बी, ए बी अट्रैक्शन फोर्स इज लेस देन ए एंड बी बी। आगे लिखा है
ए बी अट्रैक्शन फोर्स रिमेन सेम एज ए एंड बी बी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज डिफरेंट फ्रॉम सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। एनसीईआरटी पेज नंबर 47 है, सॉल्यूशन कंटेनिंग कंपोनेंट ए बी फॉलो रोल्स लॉ। तो यहां पर हमसे पूछा कि रोल्स लॉ को कौन फॉलो करेगा। तो देखिए सबसे पहले यहां पर जो है वो 47 पेज पे रोल्स लॉ के बारे में दिया हुआ है। तो यहां पर ए बी अट्रैक्शन फोर्स रिमेन सेम एज ए, तो यहां पर वो आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करेगा। ए सॉल्यूशन कंटेनिंग कंपोनेंट ए एंड बी फॉलो रोल्स लॉ, तो वो आइडियल सॉल्यूशन की तरह तो ये बिहेव करेगा, ये वाला। क्लियर है। तो यहां पर अगर आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करेगा तो बाद में वो रोल्स लॉ की तरह भी हो सकता है। तो यहां पर ये आंसर आ जाएगा। ओके नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। देखिए ध्यान से देखिए, सॉल्यूशन कंटेनिंग कंपोनेंट ए फॉलो द रोल्स लॉ, रोल्स लॉ पूछा है। एक्चुअल में आइडियल सॉल्यूशन आना था ना यहाँ पे, बट वो रोल्स लॉ में तो पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन भी तो हो सकता है, और ए बी अट्रैक्शन रिमेन सेम रहे तो वो आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करते हैं। ओके नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर जो वो 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 में बोला गया ऑल फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन एक्सेप्ट। भैया आपको फिर बता दूं, ये सारे एग्जांपल एनसीईआरटी के पेज नंबर 47 पे दिए हैं जहाँ पे आइडियल सॉल्यूशन लिखा है वहां पर। तो यहाँ पर देखिए C6H6 मतलब बेंजीन के अंदर हमने एक टोल्यूइन मिला है, फिर हमने यहाँ पर C2H6 है उसके अंदर आयोडीन मिला है, फिर C6HCl है और उसके अंदर Br मिला है, और आयोडीन और OH मिला है। अब देखिए यहाँ पर ClBr मतलब दोनों सेम टाइप के जो हैं वो चीज़ें मिल रही है, और यहाँ पर भी देखिए दोनों सेम हाइड्रोकार्बन है, सेम मिल रहे हैं। यहाँ पर देखिए आपका बेंजीन के साथ में आयोडीन मिल रहा है और यहाँ पर आयोडीन के साथ में एल्कोहल मिल रहा है, बट आयोडीन के साथ में जब एल्कोहल मिल रहा है तो ये तो बिल्कुल अलग ही हो गया, डिफरेंट ही हो गया हमारे सामने। तो ये डिफरेंट जब सॉल्यूशन होंगे तो यह हमारे सामने आइडियल सॉल्यूशन बिल्कुल भी शो नहीं कर सकता है, दोनों डिसिमिलर लिक्विड हो गए। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर जो वो 27 है। क्वेश्चन नंबर 27 में बोला गया एन आइडियल सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड व्हेन इट्स कंपोनेंट। आइडियल सॉल्यूशन कब बनता है? हैविंग नो वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग, हैविंग नो एंथैल्पी चेंज ऑन मिक्सिंग, हैविंग बोथ द अबव कैरेक्टरिस्टिक्स, हैव हाई सॉल्युबिलिटी। डेल्टा एच और डेल्टा एस और डेल्टा वी और ये वाला इस टाइप से पूछ लिया भैया। इस बार ये पूछा है कि विच एन आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म्ड व्हेन इट्स कंपोनेंट, उनकी वॉल्यूम जो है वो चेंज ना हो मिक्सिंग में, नो एंथैल्पी चेंज ना हो, या फिर दोनों ही चीज़ें। तो दोनों चीज़ें, ना तो उसकी एंथैल्पी चेंज होती है, डेल्टा एच चेंज होता है, और ना ही उसका डेल्टा वी, ये दोनों इक्वल टू 0 रहते हैं। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर हो गया। ओके नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास। यहाँ पर हमारे पास में जो बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट वाले जो है वो बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। तो यहाँ पर नीट 2020 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट दैट इज KF जो है वो दिया हुआ है बेंजीन का 5.12 केल्विन पर किलोग्राम पर मोल। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन फॉर द सॉल्यूशन ऑफ द मोलैलिटी M, यहाँ पर मोलैलिटी हमें दे दी है कितनी 0.078। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन बताना है जिसकी मोलैलिटी इतनी है। कंटेन ए नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट इन द बेंजीन इज, यानी बेंजीन के अंदर एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट है, उसकी मोलैलिटी इतनी है, और यहाँ पर KF जो है वो हमें इतना दिया गया है। तो हमें क्या बताना है? द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन बताना है, दैट इज डेल्टा TF बताना है। अब एनसीईआरटी के पेज नंबर 52 पर, कितने पेज नंबर पे? एनसीईआरटी पेज नंबर 52 पे डायरेक्ट फॉर्मूला दिया हुआ है, दैट इज डेल्टा TF। F का मतलब होगा यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट है, और B आएगा तब आएगा यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट, इज इक्वल टू क्या होगा? KF। KF क्या हो गया हमारा? डिप्रेशन कॉन्स्टेंट, दैट इज KF इंटू M। M क्या होगा? मोलैलिटी होगा। यहाँ पर ये स्मॉल m है, मोलैलिटी वाला होगा। मोलैलिटी क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में टोटल मास ऑफ द सॉल्वेंट इन किलोग्राम, वो वाला ऑप्शन। तो यहाँ पर हमें मोलैलिटी भी दे दी गई है, KF भी हमें दे दिया गया, और डेल्टा TF पूछा। तो सिंपल सा क्या है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, यानी 5.12 मल्टीप्लाई बाई 0.078 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा? 0.399 आएगा, यानी लगभग 0.40 के आसपास आएगा। तो 0.40 केल्विन हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। फिर बता रहा हूं एनसीईआरटी पेज नंबर 52 डायरेक्टली मेंशन है क्या फॉर्मूला। ओके नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 बोला गया है, क्या है? इफ मोलैलिटी ऑफ द डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डबल्ड द वैल्यू ऑफ द मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट विल बी, क्या होगा? हाफ होगा, ट्रिपल होगा, अनचेंज होगा, या फिर डबल होगा? तो यहाँ पर देखिए डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या होता है? KF और M। तो यहाँ पर मोलैलिटी जो है वो कहीं से कहीं तो जो, क्योंकि ये तो देखिए कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट पे तो डिपेंड नहीं करेगी,
तो इसका मतलब जो मोलिलिटी है ऑफ द डाइल्यूट सॉल्यूशन अगर वो डबल भी हो जाए तो केएफ का कोई चेंज नहीं होगा, डेल्टा टीएफ जो है वो फिर भी चेंज हो सकता है क्योंकि केएफ यानी कांस्टेंट हो गया। तो मोलिलिटी को डबल करिए, ट्रिपल करिए, कुछ भी हो तो केएफ की वैल्यू क्या रहेगी, हाफ रहेगी, ट्रिपल रहेगी, अनचेंज रहेगी, डबल रहेगी तो क्या रहेगी, अनचेंज रहेगी। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। एनसीईआरटी पेज नंबर 52 पे आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो केएफ के बारे में। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 30 नीट 2016 का दिया हुआ है क्वेश्चन है ये, सॉरी। तो यहाँ पर देखिए, एट 100 डिग्री सेल्सियस द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ 6.5 ग्राम ऑफ द सोल्यूट इन 100 ग्राम वाटर इज 732 mm ऑफ Hg। यानी क्या दिया हुआ है, 100 डिग्री सेल्सियस पे वेपर प्रेशर दिया हुआ है, कोई एक सोल्यूट है, उसके अंदर उसका सोल्यूट का जो ग्राम है, वेट है वो है 6.5 ग्राम और टोटल जो सॉल्यूशन है वो है 100 ग्राम ऑफ वाटर। इफ के बी दिया हुआ है यहाँ पर 0.5 द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन विल बी, हमें बॉइलिंग पॉइंट बताना है। दैट इज डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या होता है, के बी मल्टीप्लाई बाय एम। एम क्या होता है, मोलिलिटी होता है। अब मोलिलिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में टोटल मास इन किलोग्राम। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमारे सामने मोल्स निकालना है। मोल्स के लिए हमारे पास केवल ग्राम दिया हुआ है। अब मोलिकुलर मास हमें पता नहीं है, क्यों, क्योंकि कहीं से कहीं तक जो है वो सोल्यूट नहीं बताया गया कि कौन सा है। हाँ, हमें वाटर जरूर बता दिया गया 100 ग्राम, यानी हमें टोटल जो है वो सोलवेंट का मास तो बता दिया गया है, बट हमें यहाँ पर अब भी मोल्स नहीं पता है। तो इसका सिंपल क्या मतलब, हमें मोल्स निकालने पड़ेंगे। अब मोल्स इस फार्मूले से तो लगेंगे नहीं, इस फार्मूले से नहीं लगेंगे तो फिर हम किसका यूज़ करेंगे, हम करेंगे रोल्स लॉ का। रोल्स लॉ में एक फॉर्मूला है पी नोट माइनस पी एस अपॉन में पी नोट इज इक्वल टू मोल ऑफ सोल्यूट, क्या है, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ये एक फॉर्मूला दिया हुआ है एनसीईआरटी में ही। क्लियर है। तो यहां पर हम इससे क्या निकाल लेंगे, ये जो मोल्स ऑफ सोल्यूट है ये निकाल लेंगे। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्या, वेपर प्रेशर दिया हुआ है 732। अब नॉर्मल जो वेपर प्रेशर होता है, नॉर्मल जो वेपर प्रेशर होता है वो कितना होता है, 760 होता है, और ये कितना दे दिया हमें, 732 दे दिया है। अपॉन में वापस से क्या हो जाएगा, 760 हो जाएगा। अब मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालना है। अब मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे निकालोगे, मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालने का सिंपल सा क्या मतलब हो गया, 100 ग्राम दे दिया है वाटर, तो 100 ग्राम अपॉन में 18 मोलिकुलर मास, ये तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट हो गया। कितना आएगा ये, 5.5। क्लियर है। अब ये मोल्स निकालने, तो अब हम डायरेक्टली क्या करेंगे, देखिए 760 माइनस 732 अपॉन में 760 इज इक्वल टू, ये मोल ऑफ सॉल्वेंट, हम सोल्यूट हमें नहीं पता, मोल ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया 5.5। अब n निकालना है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको इससे माइनस करके इससे डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा। तो जो हमारा मोल्स आएगा वो कितना आएगा, मोल्स आएगा हमारा 0.2 मोल हमारा निकल कर आएगा, क्या, सोल्यूट। सोल्यूट का मोल आ गया। तो अब हमें डायरेक्टली क्या करना है, डेल्टा टी एफ सॉरी डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी। के बी तो हमारा दिया हुआ है 0.50 और इन टू यहाँ पर मोल्स कितना आया 0.2 अपॉन में किलोग्राम करना है, तो ये 100 ग्राम है तो 0.1 ग्राम। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा जो आंसर है वो आएगा 1। तो ये क्या है, डेल्टा टी बी आया है, मतलब चेंज इन ब्रीजिंग पॉइंट। बट पहले कितना था, 100 था, अब उसमें और कितना एक्स्ट्रा हो जाएगा, 1 डिग्री सेल्सियस और एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा 101 डिग्री सेल्सियस आएगा, यानी आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर है। फॉर्मूले वही 2-3 रहेंगे इस चैप्टर में। अब देखना वही घुमा फिरा के क्वेश्चन इतने सारे बनाएंगे उन्हीं 2-3 चीज़ों से। क्या होगा, वही मोलिलिटी आएगा, वही फ्रीजिंग पॉइंट, ये सब कुछ आएगा। ओके, तो नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर जो है वो 31 है। 200 मिलीलीटर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए प्रोटीन कंटेंट इट्स 1.6 ग्राम। तो यहाँ पर 200 मिलीलीटर एक्वस सॉल्यूशन है, उसमें प्रोटीन कितना है 1.26। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन एट 300 केल्विन। ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पर बताना है, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन एट 300 केल्विन। टेम्परेचर दे दिया, कितना है ऑस्मोटिक प्रेशर 2.57 इंटू 10⁻⁻7 बार। द मोलर मास ऑफ द प्रोटीन विल बी। तो मोलर मास पूछा है। अब देखिए यहाँ पर जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसमें सिंपल वाला वो वाला फॉर्मूला लगता है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। आर दिया है, टी टेम्परेचर 300 दिया है, पी प्रेशर दिया है, ये दिया है, वी वॉल्यूम दिया है 200 मिलीलीटर दिया हुआ है। अब मोल निकालना है, मोल में क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, मास अपॉन में क्या होता है, मोलिकुलर मास होता है। अब मोलिकुलर मास क्या हमें पूछा है, हाँ दी मोलर मास यानी मोलिकुलर मास प्रोटीन का पूछा है, बट क्या मास दिया है 1.26 ग्राम। अब और इसमें क्या रह गया, ये सारी वैल्यू पुट करनी है।
और हमें आंसर निकाल लेना है। क्लियर हो गया। यहाँ पर पी जो दिया हुआ है वो याद रखना है, बार में दिया हुआ है, ये मिलीलीटर में दिया हुआ है, ये ग्राम में दिया हुआ है, ये केल्विन में दिया हुआ है, तो एज इट इज़। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, लीटर, यानी ये मिलीलीटर में दिया, इसको लीटर में करेंगे, फिर बार है, फिर मोल है, फिर पर केल्विन, केल्विन दिया हुआ तो केल्विन में रखेंगे, बार एज इट इज़ बार में रखेंगे, और अगर मिलीलीटर लीटर में तो यहाँ से ही पता चल रहा है कि लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको। क्लियर हो गया। तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, एन की जगह मास अपॉन में मोलिकुलर मास, और ये आर और टी दिया हुआ है, इसको इधर ले जाएंगे और मोलिकुलर मास को यहाँ पे इधर ले जाएंगे और पीवी इधर ले आएंगे, तो ये हमारे सामने आ जाएगा। इस टाइप से डिवाइड करके हम निकाल लेंगे। ये डायरेक्ट हमारे सामने वैल्यू पुट करनी है। जब हम इसमें वैल्यू पुट करके डायरेक्ट निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 61038 ग्राम पर मोल। क्या आ गया आंसर? आंसर आ गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर जो है वो 32 है। क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। ए सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज सॉल्यूशन दिया है, मोलर मास दे दिया है 342 ग्राम पर मोल, हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय डिजोल्विंग 68.5 ग्राम ऑफ सुक्रोज, कितने में? इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड विल बी KF दे दिया गया। अब सिंपल सा देखिए, बहुत आसानी से आंसर आना चाहिए आपका। देखिए डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या होगा? KF इंटू M, वही होगा मोलिलिटी। अब KF हमें दे दिया गया है, डेल्टा T हमसे पूछा गया है, अब हमें निकालना है मोलिलिटी। मोलिलिटी निकालना है तो इसमें क्या होता है? मोल्स ऑफ सोल्यूट, क्या होगा? मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में इन किलोग्राम, सोलवेंट इन किलोग्राम। अब ये 100 ग्राम है, इसका मतलब 1 किलोग्राम हो गया। अब मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालना है तो मोल्स ऑफ ये दिया हुआ है हमें कितना? 6.8 ग्राम, और मोलिकुलर मास 3.8, तो 6.8.5 डिवाइड बाय 342 कर लो। यहाँ पर हमारे मोल्स आ जाएंगे, और ये KF की वैल्यू दी हुई है 1.86, इससे इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। डायरेक्ट करना है और ज़्यादा कुछ यहाँ पे दिमाग लगाना नहीं है। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे सामने आएगा 0.372। क्या आएगा? 0.372। अब देखिए यहाँ पर सोल्यूट मिलाया है, किसमें? प्रिपेयर किया हुआ था उसमें सोल्यूट मिलाया है, तो यहाँ पर जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होगा या कम होगा? तो वो क्या होगा हमारा? कम होगा, तो -3.72, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, माइनस के अंदर। क्लियर है। तो आंसर आ गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो वो 33 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में बोला गया, ड्यूरिंग ऑस्मोसिस फ्लो ऑफ वाटर थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज, यानी ऑस्मोसिस के टाइम पे जब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में फ्लो ऑफ वाटर कैसा होता है? NCERT पेज नंबर 55। कौन सा पेज नंबर? 55 NCERT में डायरेक्टली गिवन है। from solution having lower concentration only, from solution having higher concentration only, from both side of semi permeable membrane with equal rates, या फिर from both side of semi permeable with unequal rates। अब देखिए during osmosis flow of water through, वाटर का कहाँ से होगा? फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, साफ साफ मेंशन किया गया है। तो फ्रॉम सॉल्यूशन हैविंग लोअर कंसंट्रेशन से ही जो है वो हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। फिर बता रहा हूँ, पेज नंबर 55 डायरेक्टली मेंशन है। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 34 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या बोला गया भैया? ये बोला गया कि 1 ग्राम एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट ले लिया गया, मोलर मास उसका उतना दे दिया गया है, वाज डिजोल्व्ड इन 51.25 ग्राम ऑफ बेंजीन, ये बेंजीन में दिया गया है। इफ़ द फ्रीजिंग पॉइंट KF हमें ये दे दिया गया था, फ्रीजिंग पॉइंट विल बी लोवर्ड बाय, हमें पता नहीं कितना लोअर होगा। देखो सिंपल सा, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M। अब ये मोलिलिटी वाला याद रखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। अब मोल निकालना है तो यहाँ पर वेट दे दिया है, मोलिकुलर वेट दे दिया है 1/250, ये मोलिकुलर वेट निकल कर आ गया। अपॉन में सोलवेंट जो होगा इन किलोग्राम, सोलवेंट कितना है? 51.5, तो 51.5 किलोग्राम है। क्लियर है। और ये कितना है? KF, तो KF की वैल्यू रख लेंगे हम यहाँ पर 512 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में 250, ये क्या हो गया? मोल्स हो गया। और ये 51.25 जो है इसको किलोग्राम में करना है तो डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो ये 1000 से डिवाइड कर दीजिए इसको, ये यहाँ पे इसको हटा देते हैं यहाँ से, इस टाइप से ये कैलकुलेशन करनी है बस सिंपल सी। जब इसको कैलकुलेशन कर लेंगे तो हमारे सामने आंसर आ जाएगा कितना? 0.4 केल्विन, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर जो है वो है 35। क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं भैया। ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 10 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ यूरिया, मोलिकुलर मास दे दिया यूरिया का, और यहाँ पर ये 10 ग्राम दे दिया, इज आइसोटोनिक विद ए 5% सॉल्यूशन ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, द मोलिकुलर मास ऑफ दिस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। कितना आसान है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होता है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन के लिए जो मोलर कंसंट्रेशन होती है वो इक्वल होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखो, मोलर कंसंट्रेशन सबसे पहले यूरिया की निकालते हैं, यूरिया की निकालते हैं तो यहाँ पर देखिए 10 अपॉन में 60,
हो गया। अब मोलर कंसंट्रेशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स की निकालनी है, तो यहाँ पर देखिए इन दोनों के मोल्स अगर इक्वल कर दें तो हमारे सामने जो है वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन बनेगा, क्योंकि हमें आइसोटोनिक के लिए पूछा, देखिए इस आइसोटोनिक के लिए पूछा है, तो इनके मोल्स इक्वल कर देते हैं। तो 100/60 मोलिकुलर मास पूछा है। अब ये कितना दिया हुआ है, 5% दिया हुआ है। 5% क्या होता है, देखो 5% जो होगा 5 कितना लेंगे हम 100, तो ये 5% का मतलब क्या हो गया, टोटल 50 मोलिकुलर मास कितना निकल कर आएगा, इसका 50 निकल कर आएगा। क्लियर है। अगर हम इस 5% को देखेंगे तो यहाँ पर हमें डायरेक्टली क्या करना है, देखिए सिंपल है, 50/MB इज इक्वल टू 10/60। तो मोलिकुलर मास निकालना है, इसको इधर ले जाएंगे इंटू 60/10 कर दीजिए, इसको इधर से कर लेते हैं, और ये कितना हो गया 300 हो गया। तो यहाँ पर हमारे आंसर आ रहा है 300, तो आंसर आ रहा है 300 ग्राम पर मोल, तो आंसर आ गया ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में देखिए, ए सॉल्यूशन ऑफ यूरिया मोलिकुलर मास दे दिए गए हैं, यहाँ पर इतना है, बॉयल्स एट 100.18 एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इफ KF एंड KB फॉर द वाटर, ये हमें दे दिया रिस्पेक्टली, द अबाउ सॉल्यूशन विल फ्रीज एट तो हमें फ्रीजिंग पॉइंट वाला ये वाला लेना है, और ये मोलिकुलर मास इसका दे दिया गया है यूरिया का। क्लियर है। तो अब हमें निकालना क्या है, यहाँ पे हमसे पूछा क्या है, देखिए द अबाउ सॉल्यूशन इज ए सॉल्यूशन ऑफ यूरिया बॉइल्स एट 100 डिग्री एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, KF KB वाटर विल बी रिस्पेक्टली, द अबाउ सॉल्यूशन विल फ्रीज एट, किस पर जाकर ये फ्रीज होगा सॉल्यूशन। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले देखिए फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है, ये बॉइल दिया हुआ है, बॉइल दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर ये ΔTB दिया हुआ है, तो हमें निकालना क्या है, ΔTF निकालना है, यही होगा। ओके, तो ΔTB इज इक्वल टू MKB और ΔTF इज इक्वल टू MKF। अब मोलरिटी हमारे सेम मान लेते हैं, क्योंकि सेम ही चीज़ें हैं, एक वही चीज़ें हैं, सारी सेम चीज़ें हैं, सोल्यूट भी वही है, सॉल्वेंट भी वही है, बस बॉइलिंग और फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है। तो मोलरिटी सेम हो गया, तो ये कैंसिल हो गया, तो ΔTB इज इक्वल टू KB अपॉन में ΔTF इंटू KF, ये आ जाएगा। हमें KF और KB दिया हुआ है, TB हमें दिया हुआ है, तो अब हमें क्या निकालना है, TF निकालना है। तो सिंपल सी हम वैल्यू पुट कर लेंगे। क्या दिया हुआ है, देखिए ये 100.18 दिया हुआ है ना, तो यहाँ पर बॉइल्स कितने पे होता है, वैसे नॉर्मली कितने पे होता है 100 पे हो जाता है, बट ये कितना हुआ है 100.18 माइनस 100 करेंगे तो 0.18 ΔT हमें क्या निकल कर आ जाएगा, B निकल कर आ जाएगा। तो देखो ΔTF अपॉन में ΔTB होना चाहिए, वो कितना है 0.18 इज इक्वल टू KF होना चाहिए, KF हमारे सामने कितना है 1.86, KB कितना है हमारे सामने 0.512, बस इसको कैलकुलेशन कर लेंगे, इसको इधर ले जाएंगे 0.18 अपॉन में 100, यहाँ पे इसको लगा के हटा के डेसिमल हटा के इसको कैलकुलेशन कर लेंगे, तो ये आएगा कितना हमारे सामने, ये आएगा 654। क्लियर है, कितने में 0.654। अब ये प्लस का आएगा या माइनस आएगा, फ्रीजिंग पॉइंट है तो जितना है उससे नीचे जाएगा, क्योंकि इसमें सोल्यूट है तो वो माइनस में आएगा, तो -6.654 डिग्री सेल्सियस हमारा आंसर आएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो वो 37 देख लेते हैं, क्योंकि नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 37 है ये वाला। ओके, यहाँ पे बोला गया ए सॉल्यूशन कंटेन नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऑफ द मोलर मास M2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू कैलकुलेट द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर। PV इज इक्वल टू NTR वाला फॉर्मूला लगेगा, मास ऑफ द सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन और ऑस्मोटिक प्रेशर पाई की फॉर्म में लेना है। अब जो PV इज इक्वल टू NRT होता है ना, इसमें P को क्या लिखना है, पाई लिखना है, बस और कुछ नहीं है। अब देखो हमसे पूछा क्या है, मोलर मास पूछा है, तो मोलर मास पूछा तो ये क्या होता है, गिवन मास M2 की फॉर्म में होगा, M स्मॉल m, क्लियर है, अपॉन में M, और ये RT और ये पाई V इधर हो गया। अब हमें ये M इधर ले जाना है, तो ये पाई V अपॉन में आ जाएगा, बस इतना ही तो करना है। तो यहाँ पर देखो MRT, ये V नीचे आएगा भैया, MRT पाई V ये वाला हो सकता है, MRT ये पाई नीचे आएगा, अपॉन में आएगा, यहाँ पे ये नहीं होगा, ये पाई नीचे आएगा, ये भी नहीं होगा, तो यहाँ पे इनमें से कौन सा निकल रहा है, ये निकल रहा है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, बहुत आसानी से आ जाएगा। क्लियर है। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 37, क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, ओह सॉरी 38 देखते हैं अभी।
37 तो हो गया, 38 देखते हैं। 38 है हमारे सामने, प्योर वाटर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर बाय सेंट्रीफ्यूगेशन, प्लाज्मोलाइसिस, रिवर ऑस्मोसिस या फिर सेडिमेंटेशन। डायरेक्टली एनसीईआरटी में पेज नंबर 55 पे मेंशन है। क्या? डायरेक्टली एनसीईआरटी में पेज नंबर 55 पे मेंशन है ये चीज़। क्लियर है? सॉरी 57 पे, 57 पे भाई, 57 पे डायरेक्टली मेंशन है कि कौन से पैराग्राफ के अंदर जो रिवर्स ऑस्मोसिस वाला है। रिवर्स ऑस्मोसिस में ये पूछा, साफ साफ बताया गया कि सी वाटर से प्योर वाटर जो होता है वो ऑब्टेन किया जा सकता है। तो आंसर आ जाएगा क्या? ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर जो वो 39 है। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। From the colligative property of solution, which one is the best method for the determination of molecular weight of the protein and polymer? Osmotic pressure, lowering in vapor pressure, lowering in freezing point, elevation in boiling point. अब ये भी बता दूं, एनसीईआरटी के पेज नंबर 55 पे, कौन से पेज नंबर 55 पे बिल्कुल लास्ट लाइन, कौन सी? बिल्कुल लास्ट लाइन जो है वो आप रीड कर सकते हो। वहाँ पर आपको साफ साफ मिल जाएगा कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उससे हम क्या कर सकते हैं, जो प्रोटीन एंड पॉलीमर है उनके मोलिकुलर मास में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 40 देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर क्या है? 40 है। 40 में क्या दिया गया देखते हैं। सॉरी, वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन दिया है सर्टेन टेम्परेचर पे 640 mmHg। ए नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड वेट इतना दे दिया गया, इज एडेड टू 39.8 ग्राम ऑफ बेंजीन। द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन 600 ऑफ द Hg। व्हाट इज द मोलिकुलर वेट ऑफ द सब्सटेंस, हमें बताना है। इसका मतलब क्या है कि घुमा फिरा के क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है। अब देखो पेज नंबर 50 पे एक डायरेक्टली मेंशन किया हुआ है, जैसा सेम हमने क्वेश्चन नंबर 30 किया था। क्वेश्चन नंबर जो 30 किया था ना, जहाँ पर हमारे सामने मोल्स ऑफ सोल्यूट निकाला था, वही उसी टाइप का। देखो 640 दिया हुआ है पी नोट, और फिर जो है वो PS 600 दिया हुआ है, तो उस टाइप से यहाँ पर भी दिया हुआ है। सेम ये चीज़ें दी हुई है और मोल्स हमें निकालना है। क्या निकालना है? मोल्स हमें निकालना है। तो देखिए व्हाट इज द मोलिकुलर वेट ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस निकालना है ना भैया। ओके, तो सिंपल सिंपल सा देखिए, सेम वही है पेज नंबर 50 पे एनसीईआरटी पे। यहाँ पर क्या होगा? पी नोट माइनस पी एस अपॉन में पी नोट इज इक्वल टू एन। एन क्या है? सोल्यूट। अपॉन में एन यहाँ पर क्या है? सॉल्वेंट। अब देखिए एडिड इन 39.8 ग्राम ऑफ बेंजीन, यानी सॉल्वेंट कौन है यहाँ पर? बेंजीन है। अब पी नोट कितना है यहाँ पर? पी नोट हमारे सामने है 640 और पी एस कितना है हमारे सामने? 600। तो सिंपल है, देखिए 640 माइनस 600 अपॉन में 640, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब हमें सामने देखिए जो वेट दिया गया है, वेटिंग 2.18 ग्राम इज एडिड टू 39.8 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो ये 2.178 ग्राम जो है वो सोल्यूट का वेट हो गया। मोलिकुलर वेट हमें सोल्यूट का निकालना है, मतलब ये मोल हो गया ना ऑफ सोल्यूट। अब इधर क्या आएगा? मोल ऑफ सॉल्वेंट। मोल ऑफ सॉल्वेंट अगर हमें निकालना है तो यहाँ पर क्या होगा? डायरेक्टली यहाँ पर 39 ग्राम किसका दिया हुआ है? बेंजीन का। और बेंजीन का मोलिकुलर वेट कितना होता है? 78। तो ये हो गया। अब इसको इससे मोल निकाल लेंगे और इसको इससे माइनस कर लेंगे, ये मोलिकुलर मास जो है वो निकाल लेंगे। वैल्यू पुट करेंगे डायरेक्टली, तो मोलिकुलर मास जो हमारा निकल कर आएगा वो आएगा 69.5। कितना निकल कर आएगा? 69.5। तो हमारा आंसर यहाँ पर बन रहा है कौन सा? ऑप्शन ए। ओके जी, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 41 है, इफ 0.15 ग्राम ऑफ ए सोल्यूट डिजोल्व इन 50 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। हमें जो है सोल्यूट का सिंपल वेट दिया है, सॉल्वेंट है उसका क्या दिया हुआ है? वेट दिया है। इज बॉइल्ड एट टेम्परेचर हाईली, मतलब TF दिया हुआ है, TB दिया हुआ है, सॉरी ये बॉयल हो रहा है ना, तो TB दिया हुआ है। देन ऑफ द प्योर सॉल्वेंट द मोलिकुलर वेट ऑफ द सब्सटेंस हमें बताना है। मोलिकुलर वेट ऑफ द सब्सटेंस बताना है। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट फॉर द सॉल्वेंट यानी KB हमें दे दिया गया है, ये वाला कितना है? 2.16। तो मोलिलिटी लगानी है, मोलिलिटी निकालनी है। तो इसका मतलब क्या होता है? देखिए मोलिलिटी में मोल ऑफ सोल्यूट हमें निकालना है। तो सोल्यूट का 0.15 अपॉन में मोलिकुलर मास, जो कि हमें यही तो पूछा है, द मोलिकुलर वेट ऑफ द सब्सटेंस, ये तो पूछा है। अपॉन में वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो सॉल्वेंट हमें जो है 15 दिया है, अगर किलोग्राम करेंगे तो 0.015 किलोग्राम आएगा। आ गया। KB ये वैल्यू दी हुई है, ये वाला पुट कर लेंगे। डेल्टा TB दिया हुआ, ये वाला पुट कर लेंगे। और ये हमें दे दिया गया है मास 0.15 वाला, और मोलिकुलर मास पूछा है। तो बस ये वैल्यू पुट करके हमें क्या निकालना है? यहाँ पर आंसर निकालना है। जब हम इन सारे वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे सामने आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन बी, 100 वैल्यू निकल कर आएगी। आप करके देख लेना।
तो आंसर क्या आ गया, ऑप्शन बी आ गया। क्लियर हो गया, ओके। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे सामने है 42। ओके भाई 42 है भाई। यहाँ पर 42 में बोला गया ए 5% सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर मोलिकुलर वेट दे दिया गया इज आइसोटोनिक विद 1% सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस एक्स, द मोलिकुलर वेट ऑफ द एक्स इज। ओके, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन है ना, आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, तो 5% है, कितना टोटल मोलिकुलर वेट 342 का, और x कितना है 1%। मोलिकुलर वेट हमें पूछा है, तो बस सिंपल इसको कर लीजिए डिवाइड, x को इधर लीजिए, 342 को इधर लीजिए, डिवाइड बाय 5 कर दीजिए, तो आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आएगा 68.4, तो आंसर आ गया ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 43 देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने क्या है, क्वेश्चन नंबर 43 है। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या पूछा गया, द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्वेंट डिक्रीज बाय 10 mm ऑफ Hg। वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का डिक्रीज हुआ है कितना, 10 mm ऑफ Hg। व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट वाज एडेड टू द सॉल्वेंट, द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट इन द सॉल्यूशन इज। मोल फ्रैक्शन दे दिया गया है किसका, सोल्यूट का 0.2। वट शुड बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट इफ द डिक्रीज ऑफ वेपर प्रेशर बी 20 mm ऑफ मरकरी, यानी 20 mm ऑफ Hg है। मोल फ्रैक्शन पूछा है, किसका पूछा है मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन पूछा है सॉल्वेंट का, और सोल्यूट का दिया हुआ है। और क्या पूछा है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीज दिया है ना, यानी पी नोट माइनस पी एस वाला दिया हुआ है, दिया हुआ है, हाँ जी। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम पी नोट निकाल लेते हैं। देखिए पी नोट माइनस पी एस अपॉन में पी नोट इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स मोल फ्रैक्शन होता है। क्लियर है, तो यहाँ पर होगा क्या, मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे। अब यहाँ पर देखिए पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी ए नोट होता है, मोल फ्रैक्शन सोल्यूट का दे दिया गया है, और ये पी नोट पी एस दिया हुआ है हमें 10 सोल्यूट का, तो 10 अपॉन में पी नोट इज इक्वल टू कितना दिया है 0.2। ये पी नोट इधर ले आते हैं, पी नोट इधर ले आते हैं, और इसको ले जाते हैं इधर 0.2 में, हो गया, हो गया। तो ये इसको इधर देखिए 0, ये पॉइंट हटा के 0, ये कितना आ गया 50, तो पी नोट आ गया हमारे सामने 50 आ गया। ओके, अब हमारे सामने देखिए दोबारा, अब सोल्वेंट का दिया हुआ है, सोल्वेंट का ये पी नोट माइनस पी एस 20 दिया हुआ है, पी नोट कितना है 50 है, मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो इसको इससे डिवाइड कर लीजिए, तो मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। कितना आएगा मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन आ गया हमारा सामने, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 0.4, 0.4 आ गया। ओके, अब ध्यान से देखिए चीज़ें, कुछ चीज़ें आप यहाँ मिस करोगे। द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्वेंट डिक्रीज बाय 10 mm ऑफ मर्चरी व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज द सॉल्वेंट। द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट इन द, ये दिया हुआ है, व्हाट शुड बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट इफ द डिक्रीज ऑफ द वेपर प्रेशर बाय 20 mm ऑफ Hg। तो देखिए सबसे पहले ये 0.2 वाला जो हमने निकाला है ना, ये हमने निकाला है किसका, सोल्यूट का। अब हमसे पूछा क्या, हमारा जो मोल फ्रैक्शन आया वो 0.4 आया है, बट वो 0.4 किसका आया हुआ है, ये मोल फ्रैक्शन तो सोल्यूट का दिया हुआ है, तो वो मोल फ्रैक्शन किसका आया है 0.4, ये बताओ ना आप मुझे। वो नॉन वोलेटाइल आया है, नॉन वोलेटाइल जो सोल्यूट है। अब हमें निकालना किसका है, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट का निकालना है। तो टोटल वेपर प्रेशर कितना होता है, टोटल वेपर प्रेशर जो होता है सॉल्वेंट और सोल्यूट का वो 1 होता है, यानी x1 प्लस x2 कितना होता है, इज इक्वल टू 1 होता है। एक हमने 0.4 निकाला है, x हमें पूछा है, तो ये 1 माइनस 0.4 कितना हो गया 0.6 हो गया, कितना हो गया 0.6 हो गया। तो यहाँ पर जो हमें निकालना है वो ये 0.6 वाला निकालना था, तो आंसर आएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर जो है वो 44 है, क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं। द वेपर प्रेशर ऑफ CCl4 एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 143 mm ऑफ Hg इफ 0.5 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मोलिकुलर मास दिया हुआ है डिजोल्व इन 100 ग्राम CCl4, द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज दी। ये वापस से वही पूछ लिया है क्वेश्चन जैसा हमने पीछे पहले पूछा था, पी नोट माइनस पी एस अपॉन में पी नोट। अब देखो ध्यान से, द वेपर प्रेशर ऑफ CCl4 दिया हुआ है, इफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मोलिकुलर मास उसका दिया हुआ है 5 ग्राम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज डिजोल्व इन CCl4 के अंदर डिजोल्व किया गया है, तो यानी द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन विल बी, तो वेपर प्रेशर पूछा है सॉल्यूशन का, तो इसका मतलब क्या है, क्या पूछा है PS पूछा है, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन को पूछा है, अपॉन में मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन में मोल ऑफ सॉल्वेंट कर लेते हैं, सोल्यूट अपॉन में सॉल्वेंट वाला ये वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, हाँ जी। अब देखो ध्यान से, क्योंकि देखो CCl4 का 100 ग्राम दे दिया, CCl4 का मोलिकुलर मास हमें निकालना पड़ेगा, और जो सोल्यूट जो भी है वो दे दिया है, उसका मोलिकुलर मास दे दिया है,
सिंपल हो गया, क्लियर हो गया। और ये पी नोट दे दिया कितना 143 mm ऑफ Hg, द वेपर प्रेशर ऑफ सीलियर 143 दे दिया है। तो सिंपल देखो 143 माइनस पी एस अपॉन में 143, ये तो हो गया। अब यहाँ पर पहले सोल्यूट निकालते हैं। सोल्यूट का 0.5 ग्राम अपॉन में 65 हो गया। ये मोल निकल कर आएंगे किसके, ये मोल निकल गए सोल्यूट के। अपॉन में अब हमें किसका निकालना है भैया, 100 ग्राम दिया CCl4, 100 ग्राम हो गया। अब CCl4 का मोलिकुलर वेट कितना होगा, मोलिकुलर वेट होगा 154, तो ये डिवाइड कर दिया 154 से। ये सोल्यूट के मोल हो गए, ये सॉल्वेंट के मोल हो गए। इसको हमें कैलकुलेशन करके वैल्यू निकाल लेनी है। जब इसको कैलकुलेशन करके वैल्यू निकालोगे तो वैल्यू आएगी 141.43, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर जो है वो 45 है। क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं। अब देखो ऐसा सेम क्वेश्चन 2021 में पूछा है, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन 2021 में पूछा है, जो कि बिल्कुल लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। 2021 और 2022 के क्वेश्चन सेम आएगा, ये वाला ध्यान देख लेना, बस उस क्वेश्चन को थोड़ा और लॉन्ग कर दिया जाएगा। द रिलेशन बिटवीन ऑस्मोटिक प्रेशर एट 273 केल्विन व्हेन 10 ग्राम ग्लूकोज है, 10 ग्राम यूरिया है, 10 ग्राम ही सुक्रोज है, आर डिजोल्व्ड इन, और वॉल्यूम भी सेम है। ध्यान से देखो क्या पूछा है, ऑस्मोटिक प्रेशर पूछा है, यानी PV इज इक्वल टू nRT पूछा है। R सबके लिए सेम हो गया, T टेम्परेचर 273 सबके लिए सेम हो गया, V 250 मिलीलीटर दे दिया, सबके लिए सेम हो गया, ये सेम हो गया, ये सेम हो गया, ये सेम हो गया। तो P जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया N यानी नंबर ऑफ मोल्स के। अब नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल हो गया, मोल्स जो होता है वो क्या होता है, वेट अपॉन में मोलिकुलर वेट। हाँ जी, तो ध्यान से देखिए, ग्लूकोज 10 ग्राम, ये भी 10 ग्राम, ये भी 10 ग्राम, तो वेट सबका सेम हो गया। तो वेट सबका सेम हो गया, तो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया मोलिकुलर वेट के। अब जिसका जितना ज़्यादा मोलिकुलर वेट उसका उतना ही कम। तो ग्लूकोज, यूरिया और सुक्रोज, इनमें से सबसे ज़्यादा जो है वो मोलिकुलर वेट किसका होगा, ये हमें पता होना चाहिए बस। तो देखिए जो मोलिकुलर वेट होता है ग्लूकोज का जो होता है, ग्लूकोज का जो होता है वो 186 होता है। कितना होता है, 186 होता है। यूरिया का कितना होता है, 60 होता है। और सुक्रोज का कितना होता है, ये होता है 342। सुक्रोज का कितना होता है, 342। अब मैंने आपको बताया P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर वेट, जितना ज़्यादा मोलिकुलर वेट होगा उतना ही कम होगा। तो सबसे ज़्यादा मोलिकुलर वेट इसका है, तो इसका मतलब जो P3 है वो सबसे कम है, तो P3 सबसे कम यहाँ पर। उसके बाद में जो यूरिया है उसका तो 60 है, और ये वाला जो है ग्लूकोज उसका कितना है, 180 है। तो उसका मतलब क्या हो गया, P1 उसके बाद में होगा, और सबसे हाईएस्ट जो होगा वो P2 का होगा। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। इसी सेम टाइप का क्वेश्चन 2021 में आया हुआ है, जो लास्ट में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 46 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 बोला गया है, अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ द रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज इक्वल टू द, क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ द सोल्यूट, मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट। तो जो रोल्स लॉ के अंदर जो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर होता है सॉल्यूशन का, वो किसके इक्वल होता है, वो होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट के इक्वल होता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो 47 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या बोला गया, if 0.1 molarity solution of glucose and 0.1 molarity solution of the urea are placed on two sides of the semi-permeable membrane of the electrolyte, then what is the correct? There will be no net movement across the membrane. Glucose will flow towards the glucose solution, urea will flow towards the glucose, या फिर water will flow from urea solution। क्या होगा, देखिए दोनों की मोलरिटी सेम दी है 0.1 0.1, तो हायर मोलरिटी टू लोअर मोलरिटी होना चाहिए, बट यहाँ पर ऐसा कुछ है ही नहीं। मोलरिटी दोनों की जब सेम है तो क्या होगा, देयर विल बी नो नेट मूवमेंट। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 48 बोला गया है, विच वन इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, या फिर फ्रीजिंग पॉइंट। पेज नंबर 55 डायरेक्टली मेंशन है क्या, कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 49, ब्लड सेल रिटेन देयर नॉर्मल शेप इन द सॉल्यूशन विच इज हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, इक्विनॉर्मल। तो ब्लड सेल्स नॉर्मली शेप में कब रहेंगे, जब सेम ब्लड टाइप का आइसोटोनिक सॉल्यूशन होगा, उसके अंदर ब्लड सेल सेम रहेगी, तो आंसर आ जाएगा आइसोटोनिक। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर जो वो 50 है। क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 50 में क्या पूछा गया भाई, द रिलेटिव lowering of the vapor pressure is equal to the ratio between the number of the relative lowering of the vapor pressure is equal to the ratio between the number solute molecule to the solvent, solute molecule to the total molecule in the solution, solvent molecule to the total molecule in the solution या फिर solvent molecule to the total number of ions in the solution। ध्यान से याद रखिए, अभी बताया था जो लोअरिंग वेपर प्रेशर होता है रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन, क्या इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट। तो सोल्यूट का होता है, तो यहां पर क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन जो सोल्यूट के इक्वल होगा, इसका मतलब क्या हो गया, रेशियो ऑफ सोल्यूट अपॉन में टोटल मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्वेंट। तो रेशियो ऑफ द सोल्यूट मॉलिक्यूल अपॉन में टोटल मॉलिक्यूल ऑफ द सॉल्यूशन, ये हो गया। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर हो गया? ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है। ये टॉपिक हमारा एबनॉर्मल मोलर मास, और यहाँ पर वेंट होफ फैक्टर के क्वेश्चन भर भर के आएंगे। तो हम देखने वाले हैं वेंट होफ फैक्टर के क्वेश्चंस। ओके, द वेंट होफ फैक्टर फॉर ए डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बेरियम हाइड्रोक्साइड। बेरियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, BaOH ट्वाइस। बेरियम हाइड्रोक्साइड में आई बताना है, वेंट होफ फैक्टर हमें बताना है। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन यानी आयोनिक सॉल्यूशन ये होना चाहिए। अब जब इसके ब्रेक डाउन कराएंगे तो हमें टोटल कितने मोल मिलेंगे, वही उसकी आई वैल्यू होगी। क्लियर है? अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है मतलब कंप्लीटली डिसोसिएट होगा। BH2 को करेंगे तो एक हमें Ba2 प्लस मिलेगा और दो हमें OH माइनस के आयन मिलेंगे। मतलब एक तो हमें बेरियम का मिल गया और दो हमें OH के मिल गए। तो टोटल हमें कितने मिल गए, 1 बेरियम वाला और 2 OH वाले आयन्स मिल गए, तो टोटल मिल गए 3। तो हमारे आंसर आ जाएगा 3, ऑप्शन डी। अब एनसीईआरटी के पेज नंबर 58 और 59 से ये ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ पर चलेंगे। क्लियर है? फिर बता रहा हूँ, 58 और 59 से ज्यादातर क्वेश्चन चलेंगे। वहाँ पे वेंट फैक्टर जो है वो डिटेल में दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो 52 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 हमारे सामने क्या दिया हुआ है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 0.2 मोल पर किलोग्राम सॉल्यूशन ऑफ X इन द वाटर इज ग्रेटर देन इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ Y इन द वाटर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन दिस केस। यानी बॉइलिंग पॉइंट जो है वो X का ग्रेटर है देन द Y। तो हमें बताना है मोलिकुलर मास ऑफ X इज लेस देन द ऑफ द Y is undergo dissociation in water while the Y is undergo no change, X is undergo dissociation in water, या फिर molecular mass of H is greater than the। सेम वही है पेज नंबर 58 एनसीईआरटी के अंदर। अब देखिए हमसे क्या पूछा गया है, बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है। तो यहां पर देखिए ध्यान से, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M दिया था, बट अगर कहां पर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन आ जाता है ना, तो वहां पे वेंट होफ फैक्टर आ जाता है, यानी I आ जाता है इससे पहले। क्या आ जाता है, I आ जाता है इससे पहले। अब ध्यान से देखिए, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 0.2 मोलिकुलर सॉल्यूशन ऑफ इज वाटर इज ग्रेटर देन द इक्विमोलर सॉल्यूशन। यानी यहां पर TF ज्यादा है, इसका मतलब I ज्यादा है। क्या ज्यादा है, I ज्यादा है। I ज्यादा, इसका मतलब जो है वो X क्या होगा, डिसोसिएट होगा या नहीं होगा। तो जो आपका X है वो डिसोसिएट होगा, इसीलिए तो उसका ज्यादा है, क्योंकि I जो है वो कब आएगा 1 से ज्यादा, जब वो डिसोसिएट होगा तब। तो I जो है वो ग्रेटर देन अगर 1 होगा, इसका मतलब डिसोसिएशन होगा, तो वहां पर जो है वो TF जो है वो ज़्यादा आ जाएगा, वरना KF और M तो नॉर्मल ही है। तो डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I हो गया, I वेंट ऑफ फैक्टर हो गया, जहाँ पे डिसोसिएशन वाला आ गया। तो I अगर 1 से ज़्यादा है तो यहाँ पर इसीलिए ज़्यादा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि X जो है वो डिसोसिएट हो रहा है, तो X इज अंडरगो डिसोसिएशन इन वाटर, इसीलिए उसका ज़्यादा आ रहा है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो 53 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 बोला गया है, ऑफ द फॉलोइंग 0.10 m एक्वस सॉल्यूशन विच वन विल एग्जिबिट द लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। किस में लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन आएगा। सेम वही है कि पेज नंबर एनसीईआरटी का पेज नंबर 58 59 वहीं से उठाए गए हैं। अब जो हमारे पहले सारे फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वाले जो फॉर्मूले थे, बस उसमें क्या किया गया है, उसमें इतना ही किया गया है कि I वेंट ऑफ फैक्टर I आ जाएगा। मतलब यहाँ पे डेल्टा TF इज इक्वल टू IKFM हो जाएगा, डेल्टा TB इज इक्वल टू IKBM हो जाएगा। ये I क्या है, वेंट ऑफ फैक्टर है। अब I की वैल्यू जहाँ पे ज़्यादा, M मतलब मोलेलिटी दे दिया है, अब KF जो है वो सब में सेम बताया। तो यहाँ पर I जिसमें ज़्यादा, इसका मतलब क्या होगा, वहाँ पे डेल्टा TF या डेल्टा TB जो है वो ज़्यादा। तो देखिए सबसे पहले तो हम बात करते हैं KCl में। तो KCl ब्रेक डाउन होगा, एक K मिलेगा एक Cl मिलेगा, मतलब 1 + 1 ये आ गया हमारे सामने 2। I की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, 2 आ गई।
नेक्स्ट हमारे सामने ग्लूकोज दिया है, ग्लूकोज क्या है, कोवेलेंट है, इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, ये कोवेलेंट है, ये तो ब्रेकडाउन डिसोसिएट होगा ही नहीं। नेक्स्ट Al2SO4, तो यहाँ पे 2 हमें एल्यूमिनियम मिलेगा और SO4 कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। तो टोटल कितने हो गए, आई की वैल्यू 5 हो गई, यहाँ पे आई की वैल्यू 2 थी, यहाँ पे आई की वैल्यू 5 होगी, यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 की पोटेशियम है तो, और एक क्या है SO4 है, तो टोटल कितनी होगी 3। तो एक जगह 2 है, एक जगह 3 है, एक जगह 5 है, तो आई की वैल्यू सबसे ज़्यादा किसमें है, यहाँ पर है, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर ही हमें मिलेगा। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो वो 54 देख लेते हैं। 54 देखते हैं भैया। द वेंटो फैक्टर आई फॉर ए कंपाउंड विच अंडरगो डिसोसिएशन इन वन सॉल्वेंट एंड एसोसिएशन इन अदर सॉल्वेंट इज रिस्पेक्टिवली। अगर डिसोसिएशन होगा तो आई की वैल्यू ग्रेटर होगी और वहां पर जो है वो एसोसिएट होगा तो वो कम होगी। तो ग्रेटर देन 1 पहले में होगी जहां पर जो है वो क्या हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है, और जब एसोसिएट होगा तो वो लेस देन 1 होगी। तो हमारे इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन सी बनेगा। एनसीईआरटी पेज नंबर 58-59। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 55 है। ओके भाई 55 देखते हैं। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन KF दे दिया गया है हमारे सामने, ये -1.86। इफ 5 ग्राम ऑफ Na2SO4 इज डिजोल्व इन 45 ग्राम ऑफ H2O। हमें जो है वो सॉल्वेंट जो है उसका 45 ग्राम दे दिया है, 5 ग्राम हमें जो मोल निकालना है। द फ्रीजिंग पॉइंट चेंज बाय, ये चेंज दिया गया। कैलकुलेट द वेंटो फैक्टर निकालना है। निकाल लोगे, नहीं निकाल पाओगे। देखो डेल्टा टी क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट है या बॉइलिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग है। TF इज इक्वल टू KF इंटू एम। आई निकालना है। डेल्टा TF हमें ये दिया है, फ्रीजिंग पॉइंट 3.82 ये दे दिया। KF हमें ये दे दिया 1.86, KF 1.86। M यानी मोलेलिटी, मोलेलिटी के हमें लिए क्या दिया हुआ है, 5 ग्राम दिया हुआ है। मोलिकुलर मास Na2SO4 का निकाल के लगाएंगे, क्लियर है, कितना आएगा 142। कितना आएगा 142, ये मोल्स हो गए। अपॉन में टोटल 45 ग्राम है, 45 इंटू किलोग्राम करना है तो अपॉन में 1000 हो गया। बस ये वैल्यू पुट कर दो, इसका ये मोल निकाल लिया। ये टोटल सॉल्वेंट हो गया हमारा इन किलोग्राम, ये हो गया, ये KF हो गया। आई की वैल्यू निकालनी है और ये TF हो गया। बस इसमें वैल्यू पुट कर लो और आई जो है वो निकाल लो। जब आई निकालोगे तो कितना आएगा, मेरे अकॉर्डिंग तो आ रहा है 2.63। निकाल लेना, वैल्यू पुट कर लेना, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। एनसीईआरटी पेज नंबर 58 वापस वही है। ओके नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो 56 है। अब देखो 0.1 मोलल एक्वा सॉल्यूशन मोलिलिटी दे दिया ऑफ ए वीक एसिड 30% आयोनाइज्ड हुआ है। इस बार आया ना क्वेश्चन तो घुमा के, जो है वो इस बार क्या हुआ है, केवल 30% आयोनाइज्ड हुआ है और क्या है, एक वीक एसिड है। KF दे दिया है। द फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन पूछा है, TF पूछा है भैया। आई हमें बताऊंगा कैसे दिया, 30% आयोनाइज्ड बता रहे हैं। KF दे दिया है 1.86 और ये M दे दिया है 0.1। आई निकालना है, क्या है, सबसे पहले वीक एसिड कितना आयोनाइज्ड हो रहा है, 30% आयोनाइज्ड हो रहा है। तो जब इस टाइप से हमें निकालना होता है, आई निकालना होता है, तो वो होता है वीक एसिड के लिए 1 + अल्फा। क्या होता है 1 + अल्फा। अब ये जो अल्फा है ये कितना है, 30% है। 30% का मतलब क्या हो गया, 30/100 इज इक्वल टू 0.3। कितना निकल के आ रहा है 0.3। तो यहाँ पे 1 + 0.3 जो निकालो, तो यहाँ पर देखो 1 + 0.3 कितना हो गया 1.3। तो यहाँ पर ये आई कितना पुट करना है 1.3, तो 1.3 मल्टीप्लाई बाई 1.86 मल्टीप्लाई बाई 0.1 निकाल लो डेल्टा टी। इनकी सब कैलकुलेशन कर लो, आंसर आ जाएगा, कितना आएगा 0.24 आएगा। तो हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 57 देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 57 क्या है, क्वेश्चन नंबर 57 है एन एक्वस सॉल्यूशन। इसमें दे दिया गया है 1 मोलर KI विच चेंज विल कोज द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन टू इंक्रीज। वेपर प्रेशर कौन इंक्रीज कर देगा, एडिशन ऑफ NaCl, एडिशन ऑफ Na2SO4, एडिशन ऑफ 1 मोलर KI या फिर एडिशन ऑफ वाटर। तो समझो एडिशन ऑफ वाटर जो है उसकी वजह से जो टोटल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें उस अगर वो टोटल सॉल्वेंट डिक्रीज हो जाएगी तो वहीं पर वेपर प्रेशर जो होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो हमारे सामने क्या आएगा, आंसर डी आएगा, एडिशन ऑफ वाटर। जितना ज़्यादा सॉल्वेंट और ज़्यादा इंक्रीज कर देंगे तो उसकी वजह से ये चीज़ हो जाएगी। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 58। कहाँ पे आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 58 में आ गए। ये रहा हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 58। क्या दिया हुआ देखो,
ए 0.0020 एम मतलब मोलिलिटी। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड, ये आयोनिक कंपाउंड है, फ्रीज दिए इतने पे हो रहा है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयन जो है विच इज 1 मोल ऑफ आयोनिक कंपाउंड प्रोड्यूस ऑन बीइंग डिसॉल्व्ड इन द वाटर विल बी, के एफ हमें दे दिया गया है। ओहो काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन दिया गया भैया। कैसे, अब देखो हमें यहाँ पर पूछा है आई इनडायरेक्टली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयन विच 1 मोल ऑफ आयोनिक कंपाउंड प्रोड्यूस इन, ये हम पूछा है। तो देखो यहाँ पर हमें क्या निकालना पड़ेगा, आई डेल्टा टी एफ हमें दे दिए गए, फ्रीज दिया ना, फ्रीज दिया, डेल्टा टी एफ दे दिया है, आई निकालना है। के एफ दिया है क्या, के एफ ये दिया हुआ ये रहा 1.86 और एम मोलिटी दी है ये रहा 0.2। क्या दिक्कत है, इसमें ये पुट करो, के एफ में ये पुट करो, एम में ये पुट करो और आई निकाल लो। अब आई निकाल लोगे या नहीं निकाल पाओगे, आई निकल जाएगा, वो आएगा 1.96। तो ये अप्रोक्सीमेटली किसके पास जा रहा है, 1.93242 के पास जा रहा है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, एनसीईआरटी पेज नंबर 58 मान से। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 ए 0.5 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए वीक एसिड HX इज 20% आयोनाइज्ड है। के एफ हमें ये दे दिया गया है, तब लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट बताना है। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम। इस बार हमें एम डायरेक्टली दे दिया है, के एफ हमें दे दिया है, वीक एसिड वाला वो वापस आयोनाइज्ड वाला दिया है, आयोनाइज्ड वाला दिया तो वहाँ पे 1 प्लस एल्फा करते हैं, तो 1 प्लस 20% है तो 0.2, तो ये हो गया 1.2 बस। तो भैया अब क्या निकालना रह गया, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या है, टी एफ है इज इक्वल टू क्या है 1.2 मल्टीप्लाई बाई 1.86, के एफ जो हो गया और 0.5 कर लो, इसको मल्टीप्लाई सारा कर लो तो आंसर आ जाएगा, कितना आएगा 1.12, कितना आएगा 1.12। क्लियर है, बट हमसे लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये माइनस में आएगा या प्लस में आएगा, ये प्लस में आएगा भाई। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि सोल्यूट मिला है तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, इंक्रीज होगा, तो इसलिए आया। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर जो है वो 60 है। क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते हैं, ये रहा हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 60। विच ऑफ द फॉलोइंग 0.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन विल हैव द लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई के एफ एम, आया ना। अब एम दे दिया है, सब में सेम है, के एफ सब में सेम मान के चल रहे हैं, तो डेल्टा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। अब हमसे लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है, जिसके अंदर आई कम उसमें ये भी कम या ज़्यादा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम देखते हैं के आई, ये वाला फिर ये वाला फिर ये वाला। अब देखिए यहाँ पर लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है, ओहो सॉरी लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है ना। लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या हो गया, जिसमें डेल्टा टी एफ सबसे ज़्यादा आएगा, सॉरी जिसमें डेल्टा टी एफ ज़्यादा आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम हो गया। तो डेल्टा टी एफ जिसमें जितना ज़्यादा आएगा ना, उसका फ्रीजिंग पॉइंट उतना ही कम होगा। तो इसका मतलब हमें आई सबसे ज़्यादा चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये वाला तो हमारा नॉन डिसोसिएट हो गया, कोवेलेंट हो गया। के आई में जो आई की वैल्यू आ रही है वो 2 आई है, ये Al2SO4 अभी निकाला था, ये कितनी आ रही है 5 आ रही है, सबसे ज़्यादा इसी में आएगी। क्लियर है, तो सबसे ज़्यादा इसी में आएगी, तो आई सबसे ज़्यादा आ रहा है, तो डेल्टा टी एफ जो है वो सबसे ज़्यादा इसमें आ रहा है, तो उसका मतलब है फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम हो जाएगा उसी में, क्योंकि डेल्टा टी एफ की वैल्यू सबसे ज़्यादा आ रही है इसमें। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो वो 61 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में क्या बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट हैज़ द सेम वैल्यू ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर K3FeCN6। ये पूरा जो है ये K3 है और ये केवल 1 है, तो टोटल वैल्यू 4, आई की वैल्यू 4 आनी चाहिए। और किस में आ रही है Na2SO4, तो ये 2 तो ये हो गए, SO4 1 हो गया, तो इसमें वैल्यू आ रही है 3 मेरे पास में, तो ये नहीं है 4 आनी चाहिए। एक एल्यूमिनियम हो गया और NO3 3 ही हो गए, 3 और 1 4, यहाँ पर 4 आ रही है भैया। फिर आगे देख लेते हैं, यहाँ पे तो 5 आएगी, यहाँ पर 2 आएगी, तो 4 किस में आ रही है, बी में आ रही है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर हो गया, ओके। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो वो 62 देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 62 है, एट 25 डिग्री सेल्सियस द हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर इज एग्जिबिटेड बाय 1 मोल। अब यहाँ पर किस में निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा ये बताओ ना। तो यहाँ पर देखिए, जिसमें हाई वैल्यू आएगी, द ऑस्मोटिक प्रेशर एग्जिबिटेड बाय 1 मोल पूछा है ना हमें, तो यहाँ पर आई की वैल्यू हमें हाईएस्ट निकालनी है वापिस से। अब अगर हमें हाईएस्ट वैल्यू निकालनी है
तो इसका मतलब इलेक्ट्रोलाइट वाला वही सेम सिस्टम करना पड़ेगा। अब देखो ग्लूकोज और यूरिया तो जो है वो डिसोसिएट होंगे ही नहीं, ये तो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं। अब यहाँ पर हमें आई की वैल्यू 3 मिल रही है, यहाँ पे 2 मिल रही है, तो ये हमारा सामने जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे हाईएस्ट आएगा। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, उसके बाद में 21 और 22 के क्वेश्चन। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन हैज द मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट? किसमें मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट होगा? फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई के एफ एम। सबसे पहले मोलिटी देखो सबसे हाई होनी चाहिए। ओके, मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट के लिए डेल्टा टी एफ जो है वो सबसे हाई होना चाहिए ना, तो उसके लिए एम जो है वो भी तो सबसे हाई होगा और आई भी सबसे हाई होना चाहिए। अब एम सबसे हाई कहाँ पे है? इन सब में से तो एम यहाँ पर हाई है और NaCl की वैल्यू 2 आ रही है, यहाँ पर जो है वो 3 आ रही है, ये तो एल्कोहल है, और ये SO2 है, यहाँ पे 2 आ रही है, तो यहाँ पर सबसे हाईएस्ट आ रही है ना, तो यहाँ पर डेल्टा टी एफ अगर हाइयर आ रहा है तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर हो गया? अब हम देखते हैं 2021 और 2022 के क्वेश्चंस। हमारे सामने नीट 2021 का क्वेश्चन है। द करेक्ट ऑप्शन फॉर द वैल्यू ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन एट 45 डिग्री सेल्सियस विद बेंजीन टू ऑक्टेन इन मोलर रेशियो। बेंजीन टू ऑक्टेन मोलर रेशियो दे दिया गया है। एट 45 डिग्री वेपर प्रेशर बेंजीन का ये दे दिया गया है, ऑक्टेन का वेपर प्रेशर ये दे दिया गया है। एज्यूम आइडियल गैस हमें बताना है। देखो ये रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है, और ज़्यादा कुछ नहीं है। हमें टोटल प्रेशर पूछा ना, यही पूछा ना। द करेक्ट ऑप्शन फॉर द वॉल्यूम ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन, यानी टोटल वेपर प्रेशर पूछा है, उसमें बेंजीन भी है और ऑक्टेन भी है। ओके, तो पी टी जो होता है वो मोलर एक्स ए यानी बेंजीन लगा लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पे पी बी यानी बेंजीन हो गया, प्लस एक्स यहाँ पर क्या है? ऑक्टेन है, तो एक्स ओ मतलब मोलर फ्रैक्शन है ये एक्स वाला, और पी ओ यही होगा। अब देखो बेंजीन टू ऑक्टेन दिया है, मतलब एन बेंजीन के कितने हैं? 3, और एन ऑक्टेन के कितने हैं? 2 है। तो यहाँ पर देखो बेंजीन के टाइम पे क्या आ जाएगा? 3/5, और ये वैल्यू दी हमें कितनी बेंजीन की? इंटू 280। सही है या नहीं है? ओके, प्लस में यहाँ पर ये जो है वो आ जाएगा हमारा कितना? 2/5 ऑक्टेन का टोटल मोल ये है, ऑक्टेन का मोल 2 है और टोटल मोल 5 हो गया, और ऑक्टेन का जो ये दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 420। बस यही ये वैल्यू पुट करनी थी, ये रोल्स लॉ में ये वैल्यू पुट करनी थी, मोल फ्रैक्शन पुट करना था, और ये सब की वैल्यू पुट करके अब टोटल निकाल लो, इनकी कैलकुलेशन कर लो। इसकी कैलकुलेशन करोगे तो इसको इससे डिवाइड करोगे ये 56 पे जाएगा, इसको करोगे ये 168 आ जाएगा, इसको इससे कर लो डिवाइड कर लो ये 84 पे जाएगा, 84 इंटू 2 168, तो 168 प्लस 168 कितना हो गया? 336। तो आंसर आ गया ऑप्शन 4 336। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो है वो ये वाला देख लेते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने है द फॉलोइंग सॉल्यूशन और पास्ट। मैंने आपको बताया था सेम क्वेश्चन नंबर 45 किया था इस टाइप का हमने। अब देखो द फॉलोइंग सॉल्यूशन और पास्ट प्रिपेयर बाय 10 ग्राम ग्लूकोज है, इस बार ये दे दिया गया है सब कुछ। इन द वाटर 10 ग्राम यूरिया है, और वाटर देखो सब में 250 मिलीलीटर 250 मिलीलीटर सबकी, ये 10 ग्राम सब में सेम है, एंड 10 ग्राम ये है, 250 मिलीलीटर ये है। द राइट ऑप्शन फॉर द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, वापस वही है, पी वी इज इक्वल टू NRT। अब ये आर और टी टेम्परेचर यहाँ पे कोई मेंशन नहीं, मतलब सेम है, सबका सेम मान के चलना है, ठीक है। वॉल्यूम सबकी देखो 250 मिलीलीटर दिया हुआ है, एन यानी मोल। अब हमें पी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन करना था। अब एन में क्या है? मास, गिवन मास सब में सेम है, देखो 10 ग्राम 10 ग्राम 10 ग्राम, तो मास अपॉन में क्या होगा? मोलिकुलर मास, तो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर मास हो गया। अब देखो इनडायरेक्टली फॉर्मूला पूरा दे दिया है। अब देखो कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 है, ऑक्सीजन 6 है, यहाँ पे कार्बन 12 हो गए लगभग डबल, हाइड्रोजन भी हमारे लगभग डबल हो गए, और ऑक्सीजन भी लगभग अप्रोक्सीमेटली डबल हो गए। तो सबसे हाईएस्ट मोलिकुलर वेट किसका हो गया? इसका हो गया। अगर मोलिकुलर वेट इसका हो गया P3 वाले का, तो इसका मतलब P ये हाईएस्ट हो गया, तो इसका मतलब ये सबसे कम हो गया, तो P3 सबसे कम होना चाहिए, ये और ये, इन दो में से ऑप्शन आएगा। ओके, अब देखो उसके बाद में इसका मोलिकुलर वेट जो है इसके कंपेयर में ज़्यादा है, CH4N2O से इसका ज़्यादा है, तो इसका मतलब P1 जो है वो उसके बाद में आएगा, तो ये आ गया। और सबसे कम मोलिकुलर मास इसका है, ओके, तो इसका सबसे ज़्यादा है, तो आंसर क्या बन गया? ऑप्शन 2 बन गया। क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो है नीट 2022 का। ये 2022 का क्वेश्चन है। वैसे ये क्वेश्चन जो है हमने सबसे पहला चैप्टर जो था सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री क्लास 11th के अंदर वहाँ डिस्कस करवा चुके हैं, बट क्योंकि मोलिलिटी आती है तो यहाँ पे ये दोबारा डिस्कस कर रहे हैं। देखिए
इफ 1 मोलल मतलब मोलेलिटी है, मोलेलिटी कितनी है 1 है, 0.5 मोल ऑफ सोल्यूट हो गया। तो देखो मोलेलिटी क्या होता है, मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन में वेट इन किलोग्राम। अब ये m जो है वो कितना दिया है 1 और ये मोल कितना दिया है 0.5, तो बस कर लो, वेट ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम निकालना है ना, अपॉन में क्या हो गया 0.5 और ये 1 मोल है, अपॉन में 1 मोललिटी यहाँ चली गई। अब ये कितना आया 0.5, तो ये 0.5 किलोग्राम आया है। अब इसको ग्राम में कर लो तो क्या हो गया 500 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट आ गया। तो आंसर आ गया ऑप्शन 2। क्लियर है। तो ये सब हमारे चैप्टर में इसे सारे क्वेश्चन थे जो हम डिस्कस कर चुके हैं। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।